हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 4 जो है प्रदूषण एवं संरक्षण का उपाय। तो ये है इन्वायरमेंट स्टैटिक बुक, जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो ये है चैप्टर नंबर 4 प्रदूषण एवं संरक्षण का उपाय। चलिए पढ़ते हैं जो भी प्रदूषण टाइप्स वगैरह हैं। प्रदूषण क्या होते हैं? मानव जनित गतिविधियों के कारण पर्यावरण में अवांछित भौतिक और रासायनिक या जैविक तत्वों का जुड़ना क्या होता है? प्रदूषण कहलाता है। इसके स्रोत के प्रकार हैं, बिंदु स्रोत हैं। बिंदु अपशिष्टों के निर्वहन कारण होने वाला प्रदूषण बिंदु स्रोत जैसे सीवेज आउटलेट है। गैर बिंदु स्रोत हैं, इसका तात्पर्य बिखरे हुए प्रदूषण होते हैं जो पाइप या आउटलेट जैसे किसी एकल पहचान योग्य स्रोत से नहीं आता, यह अन्य गतिविधियों के परिणामस्वरूप फैलता है। वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण तब होता है जब ठोस, तरल, गैसीय पदार्थ वायुमंडल में इतनी उच्च सांद्रता में प्रवेश कर जाते हैं कि वे जीवित जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वायु प्रदूषण का वर्गीकरण क्या है? प्राथमिक प्रदूषण, यह प्रदूषक किसी विशिष्ट स्रोत से सीधे वायुमंडल में सर्जित होते हैं। ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट और मानवीय गतिविधियों जैसे औद्योगिक विसर्जन से उत्पन्न हो सकते हैं। विद्युत संयंत्रों में उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड कृषि अनुप्रयोगों से उत्पन्न डाइफेनिल डाइक्लोरोइथेन कीटनाशक है। द्वितीयक प्रदूषक क्या है? प्राथमिक प्रदूषकों और अन्य वायुमंडलीय घटकों में जुड़ी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से वायुमंडल में द्वितीय प्रदूषक बनते हैं। ये अपने पूर्ववर्ती तुलना में जटिल और अक्सर अधिक हानिकारक होते हैं, जैसे कि पेरो एक्सीटाइल नाइट्रेट पैन, जो सूर्य के प्रकाश में नाइट्रोजन ऑक्साइड के हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके बनता है। मात्रात्मक प्रदूषक ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड है सब। और गुणात्मक प्रदूषण ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं बल्कि मानवीय गतिविधि के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे कवकनाशी, शाकनाशी, कीटनाशी, डीडीटी वगैरह। सामान्य प्रदूषक देखिए, फ्लाई ऐश पूछा भी गया था एग्जाम में। फ्लाई ऐश मुख्य रूप से ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयला दहन के उप उत्पाद के रूप में उत्सर्जित होता है। वायु एवं जल को दूषित करती है और जल निकाय में भारी धातु प्रदूषण का कारण बनती है तथा पत्तियों पर सीधे जमा होने वाले के कारण फसलों का अन्य वनस्पतियों का प्रभावित करती है। संगठन है सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम के ऑक्साइड तथा सीसा, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं तांबा जैसी जहरीली धातुएं। और बड़ी मात्रा में ऑक्साइड, एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब हैं। तो ये 2020 में पूछा भी गया था। 2015 में क्वेश्चन आया था उपयोग इसके। तो सीमेंट में 35% प्रत्यापित कर सकता है। सड़क तटबंधों के लिए बेहतर भराव सामग्री को हो सकती है। बंजर भूमि का सुधार हो सकता है। मृदा में मिलाने वाला फसल की पैदावार बढ़ती है। मृदा की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है। कड़ी प्रदूषक पार्टिकुलर पोल्यूटेंट क्या होते हैं? जैसे PM1, PM2.5, PM10 क्या है? PM1 है 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन और फेफड़ों की चोट, छीन, क्षति के और कैंसर होता है इससे। PM2.5 2.5 माइक्रोमीटर सबसे छोटा होता है। यह पेट्रोलियम और जीवाश्म ईंधन जैसी दहन क्रियाओं से फेफड़ों की बाधा को भेद कर रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। और PM10 10 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। धूल सहित जो है सहित विभिन्न स्रोत से आता है, फेफड़ों को भी प्रभावित करता है। नैनो कण क्या होते हैं? आकार इसका 1/109 मीटर होता है। यह जल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट और अपक्षय धूल के तूफान आदि ये लंबी दूरी तक संचार करते हैं। कई दिनों तक हवा में उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे दृश्य जलवायु पर गंभीर परिणाम देखे जा सकते हैं। यूपीएससी 2014 में पूछा था पर्यावरण पर प्रभाव। धूल के बादल का निर्माण, इसमें कालिक और ब्लैक कार्बन होता है। ये हिमालय ग्लेशियर पर जमा होते हैं, एल्बिडो का काम करते हैं और सूर्य की गर्मी के कारण अवशोषण में गलियारों का गलन बढ़ा जाता है। ब्लैक कार्बन और हाइड्रोक्सी रेडिकल आपस में मिल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्षोभमंडल में उनकी मात्रा कम हो जाती है। ओजोन क्षरण क्या है? क्लोरीन जैसे मुक्त कणों के उत्पादन वृद्धि के कारण ओजोन परत का क्षरण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राकृतिक स्रोत है। क्षोभमंडल में प्रकाश, रासायनिक अपक्रियाएं ज्वालामुखी जंगल की आग से होते हैं। मानव जनित है। आंतरिक दहन, ईंधन का निकास, अन्य ईंधनों का आंशिक दहन और लोहे का प्रगलन। विशेषताएं हैं, वायुमंडल में कुछ महीनों का अल्प जीवन, नीली लौ के साथ जलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है।
स्वास्थ्य पर प्रभाव है, विषाक्त होते हैं। वेल्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में ताप प्रबंधन 35 ppm से अधिक सांद्रता होने पर विषाक्त हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन के परिवहन को प्रभावित करता है। पर्यावरणीय प्रभाव क्षोभमंडल ओजोन का निर्माण मीथेन सांद्रता को बढ़ावा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, प्राकृतिक स्रोत है। ज्वालामुखी, गर्म झरने, गीजर, कार्बोनेट से चट्टानें, भूजल नदियां, झीलें, हिमावरण, ग्लेशियर ये सब है। मानव जनित में स्रोत हैं दहन भूमि, उपयोग, वनों की कटाई, कृषि, रंगीन गंधहीन गैस हवा भरी होती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव दमघोटू होता है, घुटन पैदा करता है, पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है, इस महासागरीय अम्लता को भी बढ़ाता है। कार्बन की सामाजिक लागत या किसी वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति का मौद्रिक रूप से माप है। नेक्स्ट है ब्लैक कार्बन, कालिक। यह उच्च तापमान पर अपूर्ण दहन से उत्सर्जन होने वाला ठोस और काल्पनिक वायु प्रदूषक है। यह वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन और आवासियों को गर्म रखना और खाना पकाना आदि में यूज होता है, मतलब निकलता है। सब ब्राउन यह मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ के दहन से उत्सर्जित होता है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन, जंगल की आग और कृषि पद्धतियों आदि इनके स्रोत हैं। ओजोन 3 है, यह समताप मंडल में सृजित होता है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को शोषित करता है। खराब ओजोन या क्षोभमंडलीय ओजोन जमीनी स्तर पर एक प्रदूषक अल्पकालीन ग्रीन हाउस गैस है जो प्रकृति में विषैली होती है। मुख्य रूप से तब बनता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों का जमीनी स्तर पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया होती है। वायुमंडल में आयतन के हिसाब से 0.00005% है या असमान रूप से वितरित है। इससे आंखों में खुजली, जलन होता है, संवेदनशील वनस्पति एवं पारिस्थितिकी तंत्र, जंगलों को प्रभावित करता है। यह NOx क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो यह आंतरिक दहन, इंजन एवं कोयला दहन, विद्युत संयंत्र, विद्युत, कृषि उर्वरक एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरक पौधे से उत्पन्न होता है। स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव, ये चुंबकीय संघटकों से प्रतिक्रिया करके अम्लीय और क्षोभमंडलीय ओजोन का निर्माण करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड या ज्वालामुखी गतिविधियों, ताप विद्युत संयंत्र में कोयला दहन, डीजल ईंधन आदि औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे कागज उत्पाद और तांबे जैसी धातुओं के प्रगलन, जंगल की आग, सीपिंग आदि से उत्सर्जित होते हैं। ये गंध वाली जहरीली गैस है जो तेज गंध और जलन पैदा करते हैं। ये जहरीले वायु प्रदूषकों से स्ट्रोक, हृदय रोग, फेफड़ों कैंसर खतरा बढ़ता है। भारत में लगातार 5वें वर्ष विश्व में CO2 का शीर्ष उत्सर्जक रहा है, जिससे कोयले का उपयोग करके विद्युत उत्पादन का महत्वपूर्ण योगदान है। पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्रोत, कार्बन पदार्थों का अपूर्ण दहन, सिगरेट का धुआं, उच्च तापमान पर खाना पकाना। नेफ्थलीन एक पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसका उत्पादन अमेरिका में अन्य रसायनों और मेथनॉल बनाने के लिए व्यावसायिक रूप से किया जाता है। स्वास्थ्य प्रभाव, विषैले उत्परिवर्तन एवं कैंसर कार्य गुण होते हैं। अत्यधिक लिपिड घुलनशील स्तनधारियों के जठराग्र मार्ग में आसानी से अवशोषित अवाकड़ पदार्थों में PM2.5 PM10 के से जुड़कर अधिक विषाक्त बनते हैं। हाइड्रोकार्बन ये पूछा था यूपीएससी 2023 में स्रोत है। ये पूर्णतः मानव निर्मित है। प्रशीतन, वातानुकूल, एरोसॉल, प्राणोदक, फोम उत्पादन, अग्निशमन, स्नैक में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। यह हाइड्रोक्लोरीन और कार्बन परमाणु से निर्मित होते हैं। यह ओजोन क्षयकारी, ये ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि इनमें CFC और HFCs के विपरीत क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं होता है। वैश्विक तापमान क्षमता, इनमें उच्च GWP होता है जो जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह रासायनिक रूप से स्थिर, विभिन्न अनुप्रयोगों में स्थायित्व और दक्षता प्रदान करता है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, तो प्राथमिक इंडोर स्रोत परफ्यूम, हेयर स्प्रे, फर्नीचर, पॉलिश, ग्लू, एयर फ्रेशनर, कीट विकर्षक, लकड़ी संरक्षक, अन्य उत्पाद। और कार्बन आधारित रसायन जो कमरे के तापमान पर जल्दी से वाष्पित हो जाता है, उदाहरण के लिए फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, एथिलीन ग्लाइकॉन और मेथिल क्लोराइड, टेट्राक्लोरोएथिलीन और टोल्यूनी और जाइलीन ये सब है। श्वास प्रवाह, आंख, नाक, गले में जलन, सिर दर्द, मतली एवं समन्वय की हानि। BOAC गैस के कुछ हैं जो एथिलीन है, कैंसर कारक होते हैं। पादप जिसका उपयोग कृषि में फलों को पकाने के लिए किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड प्राकृतिक मृदा में पादपों की सामग्री के सड़ने से उत्पन्न होता है। कवकनाशी, रोगाणुनाशी, कीटाणुनाशी स्वगृहों एवं प्रयोगशाला में परीक्षित के रूप में उपयोग किया जाता है। तंबाकू धूम में पाए जाने वाला दहन उत्पाद भी है।
टॉल्यूनी क्या है? पेंटर थिनर गैलोसिन ईंधन में ऑक्टेन बूस्टर के रूप में पाया जाता है। जाइलीन है, मुद्रण, रबर और चमड़ा उद्योगों में विलायक का कार्य करता है। स्टाइरीन पॉलीस्टीरीन के लिए कच्चा माल, रेफ्रिजरेटर, माइक्रो ओवन, ऑटोमोटिव पार्ट्स, कंप्यूटर आदि के पार्ट्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बेंजीन एक कच्चे तेल में पाया जाता है। ये एक प्राथमिक पेट्रोल रसायन है। ये सिगरेट की धुएं में पाया जाता है। इससे ज्वालामुखी और जंगल की आग शामिल है। प्लास्टिक रेजिन, सिंथेटिक फाइबर, रबर, स्नेहक आदि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और लघु वायु प्रदूषण में लेड है, पेट्रोल, डीजल, बैटरी, पेंट, हेयर डाई आदि मौजूद धातु है। ट्राई इथिल लेड का उपयोग पेट्रोल औद्योगिक प्रक्रिया में एंटीनॉक के रूप में किया जाता है। गुर्दे, यकृत, तंत्रिका तंत्र, आरबीसी विकास को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें पाचन संबंधी समस्याएं, कैंसर, मानसिक मदनता उत्पन्न होती है। मृदा जल को दूषित करता है और एक अस्थायी प्रदूषक और पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। अमोनिया क्या है? तीखी गंध वाली संचारक रंगहीन गैस है। ये क्षारकारी कार्बनिक पदार्थ मानव, पशु अपशिष्ट, पशुधन प्रबंधन, कृषि उर्वरक में यूज होता है। आँख, नाक, गले में जलन पैदा करता है। ये जलीय प्राणियों में नाइट्रीकरण सुपोषण में योगदान देती है। और है एस्बेस्टोस। ये 6 प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सिलिकेट रेशेदार खनिजों का एक समूह है। खनन, निर्माण सामग्री में इंसुलेशन, टाइलें में यूज होता है। लंबे समय तक सांस लेने के कारण फेफड़ों में कैंसर, मेसोथेलियोमा और एस्बेस्टोसिस का कारण बनता है। धात्विक ऑक्साइड खनन और धातुकर्म प्रक्रिया में धूल का जमाव एक खनन कार्य धातुकर्म गतिविधियों से होता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, अंग क्षति, यकृत और गुर्दे, श्वसन संबंधी समस्याएं, प्रजनन संबंधी समस्याएं आदि इससे होती हैं। पादप वृद्धि और प्रकाश संश्लेषण में कमी आती है। जैविक प्रदूषण है, इसमें पराग, घून, पालतू जानवरों के बाल, कवक, बीजाणु, परजीवी और बैक्टीरिया शामिल हैं। प्राकृतिक स्रोत और मानव पशु गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। अस्थमा और एलर्जी जैसी बीमारियां चिन्हित करते हैं। रेडॉन ये प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित रेडियोधर्मी गैस खराब हवादार घरों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मृदा में उत्सर्जित और आधुनिक आधुनिक इमारतों के अंदर परिरुद्ध है। फेफड़ों के कैंसर और अल्जाइमर रोग जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव विकारों का निर्माण करते हैं, मतलब कारण बनते हैं। वायु प्रदूषण प्रमुख कारण है, यूपीएससी 2014 और 21 दोनों में पूछा था। वाहन औद्योगिक उत्सर्जन। तो प्रमुख वायु प्रदूषक है नाइट्रस ऑक्साइड, सबसे ज्यादा 80% मतलब 80% देखेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और गैर मीथेन वाष्पिक कार्बनिक यौगिक, बेंजीन, एथिलीन, फॉर्मल्डिहाइड और साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन। तेल उत्सर्जन में मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ निम्नलिखित कण हैं। महत्वपूर्ण उद्योग में लोहा, इस्पात, चीनी, कागज, सीमेंट, उर्वरक, तांबा एवं एल्युमिनियम निलंबन का कड़ पदार्थ है। पायरोलिसिस क्या होता है? एक ऐसी तकनीक है जो बिना ऑक्सीजन के 1 घंटे तक उच्च तापमान में 300 से 400 डिग्री सेल्सियस का सिंथेटिक सामग्री को तोड़ने का कार्य करती है। ये दहन की तुलना में अधिक सुरक्षित है, लेकिन इसमें उप-इष्टतम पायरोलिसिस प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण अवशेष के रूप में जो है सूक्ष्म कार्बन पदार्थ, पायरो गैस और तेल बच जाता है। ईंधन में मिलावट, केरोसिन युक्त गैलोसिन और डीजल में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निर्मित घटित पदार्थ का उत्सर्जन बढ़ जाता है। कृषि अपशिष्ट उपचार और बायोमास दहन में उत्सर्जन, ये 2019 पूछा था। इसमें अमोनिया, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड है। यह लैंडफिल अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों से निकलने वाली प्रमुख प्रदूषक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। पराली दहन, अनाज कटाई के बाद फसल को जानबूझकर जलाना, ये सब है। 10 मिलियन किसान मंच, ये खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है जो शून्य कार्बन और प्राकृतिक रूप से सकारात्मक है। इसका उद्देश्य किसानों की तन्यकता को बढ़ावा देना है। घर के अंदर का वायु प्रदूषण, यह सीमित वायु संचार के साथ तापन, खाना पकाने के लिए कोयला, चारकोल, लकड़ी, कृषि अवशेष, पशुओं का गोबर और पशु मृदा के तेल आदि को जलाने के कारण होता है। ठीक है। ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर एरोसॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का उत्सर्जन होता है। वायु प्रदूषण के प्रभाव में स्मॉग, धुआं, कोहरा, कोयले के दहन, वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन और औद्योगिक धुएं के कारण होता है। इसमें धुआं, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अन्य कालिक शामिल हैं। सल्फरयुक्त स्मॉग, लंदन स्मॉग और प्रकाश रासायनिक धुंध, ग्रीष्मकालीन धुंध या लॉस एंजल्स धुंध। पढ़ लीजिएगा इसको। प्रकाश रासायनिक धुंध का निर्माण,
ये 2013 में पूछा था। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और इस सब सूर्य का प्रकाश में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यूवी और इससे बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन प्लस O2 से बनता है ओजोन। बाकी देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश धुंध। अम्लीय वर्षा के अंतर्गत ऐसी वर्षा को शामिल किया जाता है जो समान से अधिक अम्लीय हो, जिसका pH 5.6 हो। अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाले गैस सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अम्लीय वर्षा मृदा की उर्वरता को कम करके जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाकर तथा पोषक तत्वों की हानि और विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने वाले वनों को कमजोर करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इसे इमारतों, स्मारक और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने में योगदान देता है, साथ ही मनुष्य में श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। महासागरीय अम्लीकरण तब होता है जब महासागर वायुमंडल के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जो समुद्री जल के पीएच को कम करती है और कार्बोनेट आयन की उपलब्धता कम करती है। नेक्स्ट है ओजोन क्षरण। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC और HBFCs, हेलेन, अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त होने वाले मिथाइल ब्रोमाइड, धूम्रकीट नियंत्रण के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सब है। ये पदार्थ पराबैंगनी विकिरण द्वारा विघटित होने पर क्लोरीन ब्रोमीन निर्मुक्त करते हैं और ओजोन अणुओं को नष्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है ओजोन क्षरण तंत्र। क्या है? ओजोन क्षरण तंत्र तब होता है जब मानव निर्मित रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप में क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणुओं को निर्मुक्त करते हैं। पराबैंगनी जो है विकिरण इन यौगिकों को तोड़कर क्लोरीन और ब्रोमीन को मुक्त कर देता है और फिर ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें ऑक्सीकृत में तोड़ देता है और ओजोन की सांद्रता कम कर देता है। और है ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल और ओजोन रिक्तीकरण। ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल उच्च तुंगता वाले बादल होते हैं और समतापमंडल में अत्यंत निम्न तापमान पर बनते हैं। आमतौर पर ये सर्दियों के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों में इन्हें रखा जाता है। इनमें जल, नाइट्रिक अम्ल और कभी-कभी बर्फ के कण बनते हैं, देख सकते हैं इधर। वे रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए सतह प्रदान करते हैं जिसकी क्लोरीन यौगिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो है क्लोरीन नाइट्रेट और प्रतिक्रियाशील क्लोरीन प्रजाति में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है न्यूमोकोनियोसिस। यह अंतराफली फेफड़ों के रोगों के एक वर्ग के लिए सामान्य शब्द है। ये धूल के अंदर जाने से अंतराली फाइब्रोसिस होता है। एक व्यावसायिक स्वास्थ्य रोग है। ये मुख्य रूप से खनन और निर्माण क्षेत्रों, विशेष रूप से अभ्रक एवं कपड़ा उद्योग में काम करने वाले जहरीले धूल को सांस के माध्यम से ग्रहण करने वाले श्रमिकों को होता है। न्यूमोकोनियोसिस संबंधी बीमारी में प्रभावी श्रमिक है। ब्लैक लंग रोग एक कोयला उद्योग के लिए होता है। सिलिकोसिस उत्खनन निर्माण श्रमिकों में होता है। बाइसिनोसिस सूत और कपड़ा निर्माण वाले श्रमिकों में होता है। एस्बेस्टोसिस ये एस्बेस्टस उद्योग के श्रमिक में होता है। वायु प्रदूषण को रोकथाम और नियंत्रण के उपाय। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के उपाय फिल्टर है। ये उपकरण गैस धारा के कण पदार्थ को हटाते हैं। उदाहरण बैग हाउस निस्पंदन प्रणाली। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स उत्सर्जन के कण पदार्थ को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। आमतौर पर भट्टियों तथा ताप विद्युत संयंत्रों, सीमेंट कारखानों और इस्पात संयंत्रों में उपयोग किया जाता है। धुएं के कणों के बिना अपशिष्ट गैस। धुएं के कण एकत्रित प्लेटों की ओर आकर्षित होते हैं, फिर धुएं कणों में युक्त अपशिष्ट गैस ये सब होते हैं। धनात्मक रूप से अवशेषित एकीकृत प्लेट ये है और धुएं कणों को हटाने के लिए एकत्रित प्लेट यहाँ पर है और ऋणात्मक रूप से अवशोषित ग्रिड के लिए यह सब है। तो धुएं कण ऋणात्मक आवेश उत्सर्जित करते हैं, फिर इन धुएं कणों को बिना अपशिष्ट किए गैस है। नेक्स्ट है जड़त्व संग्राहक। उच्च दक्षता वाले सेंट्रीफ्यूगेशन माध्यम से भारी कण एकत्रित करता है। एयर स्क्रबर्स का कार्य स्वच्छ गैस बाहर निकालता है। इसमें दूसरी गैस अंदर जाती है। फिर देख सकते हैं इसमें तरल जलाशय होता है और स्क्रबिंग लिक्विड बाहर निकलता है। पैक्ड ब्लेड होते हैं और लिक्विड अंदर जाता है। धुएं हटाने वाला स्क्रबिंग होता है। तरल वितरक देख सकते हैं। स्क्रबर क्या होता है? वेट कलेक्टर जो गैस धाराओं को एरोसोल को हटाते हैं। इसके माध्यम से कणों के सतह पर एकत्र किया जाता है। स्क्रबिंग तरल द्वारा गीला किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जैसी गैसों को हटाने में सक्षम है। उत्प्रेरक परिवर्तन जहरीली गैसों के उत्सर्जन कम करने के लिए ऑटोमोबाइल में लगाया जाता है। शीशा रहित पेट्रोल की उस आवश्यकता होती है क्योंकि शीशा उत्प्रेरक को निष्क्रिय करता है। ये देखेंगे कैटालिटिक इन्वर्टर, इंजन उत्सर्जन, ये हेल्पलाइन उत्सर्जन होता है।
कोयला गैसीकरण एक तकनीक प्रक्रिया जिसमें सिंथेटिक गैस बनाने के लिए कोयले को वायु, ऑक्सीजन, भाप, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। ये गैस प्राकृतिक गैस और मीथेन के लिए ऊर्जा विकल्प के रूप में कार्य करता है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण हासिल करना है। फ्लू गैस सल्फराइजेशन सिस्टम गीले या सूखे स्क्रबिंग तरीकों के माध्यम से फ्लू गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे जंगली गैसों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। ब्लू गैस से तात्पर्य उस गैस से है जो दहन या संयंत्रों से निकलती है और इसमें ईंधन तथा दहन वायु की प्रतिक्रिया उत्पाद के साथ साथ कड़ी पदार्थ, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थ शामिल होते हैं। चूना आमतौर पर दोनों तकनीकों में उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर आधारित चूना पत्थर जल की उपस्थिति में SO2 के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चूना आधारित जब चूना का उपयोग किया जाता है तो SO2 के साथ सीधे प्रतिक्रिया करके कैल्शियम सल्फाइड बनाता है। स्वच्छ गैस है, डिमिस्टर है, स्प्रे है, फ्लो गैस है, एजिटेटर है, ऑक्सीकरण गैस है, जिप्सम। चूना पत्थर का घोल डाला जाता है। भलाई इस सरकार की पहल है और सब देख सकते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदूषण सूचकांक। तो PI क्या प्रदूषण सूचकांक पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विकसित यह सूचकांक स्वच्छ प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को 0 से 100 पैमाने पर रेटिंग देता है। सूचकांक के आधार पर वर्गीकरण श्वेत श्रेणी है। न्यूनतम प्रदूषण प्रभाव वाले उद्योग है। पर्यावरण मंजूरी का संचालन करने के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं है। उद्योग केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करना है। लाल श्रेणी में उच्च प्रदूषण वाले उद्योग पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील संरक्षित क्षेत्रों में अनुमति नहीं है। रंग है लाल श्रेणी में गंभीर रूप से प्रदूषित है। 60 उद्योग है PI स्कोर में। इसमें सीमेंट, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल और झीनी कागज, लुगदी, परमाणु संयंत्र, कार्बनिक रसायन उर्वरक, पटाखे आदि हैं। नारंगी श्रेणी में है 41 से 53 उद्योग कोयला, वाष्पिक कांच, पेंट, स्टोन, क्रशर, स्क्रैप, एल्यूमीनियम, तांबा, डिस्कस्टर आदि। हरी श्रेणी में 21 से 40 है 63 एल्युमिनियम के बर्तन, स्टील, फर्नीचर, साबुन निर्माण, चाय प्रसंस्करण आदि हैं। श्वेत श्रेणी में 20 और 20 लगभग 36 उद्योग एयर कूलर या एयर कंडीशनरिंग इकाइयां, चाक कारखाने, बिस्कुट की इकाइयां आदि हैं। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ को विनियमित करने के उपाय हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वीना कन्वेंशन 1950 सहमति के बाद ओजोन सरहद पर वैश्विक निगरानी की रिपोर्टिंग के लिए किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वीना कन्वेंशन के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हस्ताक्षरित किया गया था। समताप मंडल में ओजोन की वायुमंडलीय सांद्रता में तेजी गिरावट को उलटने में वैश्विक सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2016 में किगाली संशोधन इसका उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नामक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों के निर्माण उपयोग को 2045 तक उनके संबंधित आधार स्तरों पर 80 से 50% समाप्त करना। यह गैर अनुपालन उपायों के साथ हस्ताक्षरकर्ता पक्षों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता 1 जनवरी 2019 से लागू है। SEFs के 3% उपभोग करता है। भारत 2032 से 4 चरणबद्ध तरीके से इसका उपयोग कम करेगा। ओजोन क्षयकारी पदार्थ नियम 2000 है। ये नियम पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए हैं। ये नियम विभिन्न ODS को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हैं। साथ ही ODS युक्त ओजोन क्षयकारी पदार्थ उत्पादों के व्यापार, आयात एवं निर्यात को नियमित करते हैं। नेक्स्ट है भारत में वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। तो वाहन परिमार्जन नीति 2021 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सभी केंद्रीय और राज्य सरकारों के वाहन 1 अप्रैल 2023 हटा दिए जाएंगे। इस नीति का उद्देश्य 20 वर्ष से अधिक पुरानी निजी कारों, 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण रद्द करना है। भारत स्टेज BS मानदंड 2000 उचित ईंधन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मोटर वाहनों में होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत मानदंड है। इसे 2000 में पेश किया गया था। मानदंड वाहनों के निकलने नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पार्टिकुलेट मैटर और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को रोकना है। BS-6 क्या है? भारत में 2020 से BS-6 मानदंडों को अपनाने का निर्णय लिया गया है। कदम कार्बन फुटप्रिंटिंग दायित्व को पूरा करने के लिए उठाया गया है। BS-6 ईंधन के फायदे हैं। डीजल कारों में कड़ी पदार्थ में 80% तक कमी, डीजल कारों में 70% और पेट्रोल कारों में 25% तक नाइट्रोजन ऑक्साइड में कमी। सल्फर में कमी के कारण वाहनों में बेहतर कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाना संभव हुआ है। सभी वाहनों के लिए ऑन-बोर्ड डायनामिक्स को अनिवार्य किया गया है। कड़ी पदार्थों को मापने की विधि बदलाव किया गया है।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फेम इंडिया योजना इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण चरण से सेकंड हुआ है। भारी उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित यह इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को बढ़ावा देता है। इसका लक्ष्य 2030 तक 30% वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करना है। वह प्रदूषण निगरानी के लिए सूचकांक अनुक्रमणीय है, कार्यान्वयन प्राधिकरण है। तो राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक है, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये पूरे देश में लागू होता है। कड़ी पदार्थ 2.5 और PM10 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया तथा सीसा, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और निकल की सांद्रता को मापता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का है। इसका परिवेशी वायु गुणवत्ता स्थिति और प्रवृत्तियों का निर्धारण करना है, अनुपालन का पता लगाना, गैर प्राप्ति शहरों की पहचान करना, ये सब चीजें हैं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक है, ये भारत के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड फॉरेस्ट वगैरह का है, द्वारा शुरू किया गया था। ये AQI नागरिकों के उनके आसपास की हवा गुणवत्ता का अंदाजा लगाने में मदद करता है। ये 8 प्रदूषकों पर विचार करता है, PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO और O3, NH3 और लेड पर। वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली सफर है। सफर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पहल है। यह PM2.5, PM10 और ओजोन का है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2, मीथेन और जाइलीन, टाइल्यूनी, बेंजीन पारा है। 2021 का है WHO वायु गुणवत्ता निर्देशा निर्देश। इसी WHO विश्व संगठन द्वारा शुरू किया गया है। PM2.5, 10 ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का है। NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त निकाय है, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा 1998 में सूचित किया गया था। वर्ग है, PM स्तर है, कार्रवाई है। गंभीर या आपातकालीन में 2.5 सबसे ज्यादा होता है, 300 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब है। PM10 फिर 500 माइक्रोग्राम 48 घंटे तक। यह ट्रकों के प्रवेश को रोकना और निर्माण कार्य रोकना, निजी वाहनों के संयोजन लागू करना इसमें होता है। गंभीर में 2.5 ज्यादा होता है, सब देख सकते हैं। इटभट्टे, मिक्स्ड प्लांट, स्टोन क्रशर बंद करना और प्राकृतिक गैस विद्युत उत्पादन को बढ़ा देने वाले सड़कों की सफाई छिड़काव। बहुत खराब में होता है PM2.5 और फिर 120 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब। PM10 है 350 ग्राम मीटर माइक्रोग्राम मीटर क्यूब। डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध लगाना, सर्दियों में अपार्टमेंट में आग लगाने को प्रोत्साहित करना। गरीब है PM2.5 ये सब देख सकते हैं। कचरा जलाना, जुर्माना, पटाखा सब है। नेक्स्ट है 2021 में EPCA को एक वैधानिक निकाय द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसका नाम NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है। पराली दहन को कम करने के उपाय तो भूसा डिकम्पोजर यह एक फंगल सॉल्यूशन गुड़ और चने के आटे का मिश्रण है, जिसे पराली पर छिड़का जाता है। इसके बाद पराली 20 दिनों में विघटित हो जाती है। ठीक है। और हैप्पी सीडर है सुपर स्टबल मैनेजमेंट सिस्टम, पराली को काटने और समाज फैलाने में मदद करता है। हैप्पी सीडर पराली को साफ किए बिना गेहूं की सीधी बुआई में मदद करता है। अन्य उपाय है स्मोक टावर, ये बड़े पैमाने पर वायु शोधक के रूप में कार्य करते हैं और डिजाइन की गई, इसमें कार्बन नैनो फाइबर एयर फिल्टर की परतें लगाई गई हैं। हरित पटाखे 2019 में ग्रीन क्रैकर्स का यूज के लिए किया गया। और जल प्रदूषण में अवांछनीय प्रदूषकों की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया गया, चाहे वो कार्बनिक हो या कार्बनिक हो। और जल प्रदूषण भाप मापन क्या है? घुलित ऑक्सीजन जल में मौजूद मुक्त ऑक्सीजन के स्तर को संदर्भित करता है। जल में इष्टतम घुलित ऑक्सीजन सामग्री जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्टों की उपस्थिति और कार्बन पदार्थों का अपघटन। घुलित ऑक्सीजन सामग्री जो है 8 डिग्री माइक्रोग्राम प्रति लीटर दूषित जल है। घुलित ऑक्सीजन है इतना, देख सकते हैं। जैविक ऑक्सीजन मांग क्या है? यह जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीवों द्वारा उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है, जब एक निर्दिष्ट तापमान पर वायवीय स्थितियों तहत कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं। इसे प्रति लीटर जल में ऑक्सीजन के मिलीग्राम में व्यक्त किया जाता है। जैविक ऑक्सीजन मांग का उच्च मान है जैव निम्नीकरण कार्बन अपशिष्टों कारण उच्च
प्रदूषण तथा जल में निम्न घुलित ऑक्सीजन तत्व को दर्शाता है। चूँकि बीओटी जो है जैव निम्नीकरण पदार्थों तक सीमित है, इसलिए यह जल प्रदूषण को मापने की विश्वसनीय विधि नहीं है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यह जल के नमूने में कार्बनिक और गैर गैर जैव निम्नीकरण और ऑक्सीजनकरण कार्बनिक यौगिक के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को प्रति मिलियन भागों में मापता है। जल प्रदूषण के कारण औद्योगिक परिशिष्ट भारी धातुओं, पारा, कैडमियम, तांबा, सीसा, क्रोमियम, आर्सेनिक और कई तरह के कार्बनिक यौगिक का उत्सर्जन। केंद्रीय जल परिषद रिपोर्ट के अनुसार लोहा सबसे आम संदूषक है। तापीय विकिरण प्रदूषण, जल के तापमान वृद्धि से जल में घुली ऑक्सीजन कम हो जाती है। तापमान अचानक वृद्धि से मछलियां और अन्य जलीय जीव मर जाते हैं। जल निकायों के पास सुनामी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान परमाणु दुर्घटनाएं, जल निकायों में विकिरण रिसाव जोखिम का खतरा पैदा हो जाता है। खनन है। अब विभिन्न खनन कार्यों में साइनाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और पारे जैसे रसायन साथ-साथ में बहुत अधिक मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है, जिससे इन रसायनों द्वारा भूजल और सतही जल को दूषित करने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा नदी जल में भारी मात्रा में रेत खनन के भूजल प्रदूषण होता है और जल स्तर कम हो जाता है। ताजा जल में लवणता सिंड्रोम, एफिसस मीठे जल के पारिस्थितिक तंत्र को दूषित करने वाले लवणीय प्रवाह की प्रक्रिया है। लवण प्राकृतिक रूप से ताजे जल में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर चट्टानों के टूटने और प्राकृतिक रूप से लवणीय भूजल के कारण बनते हैं। गंदा जल, इसमें घरों, प्रतिष्ठानों निकले मानव और मूत्र खाद्य पदार्थ, सीवेज वगैरह है। कृषि स्रोत है, पता है उर्वरक, कीटनाशक, ये सब चीजें हैं। आक्रामक जलीय प्रजातियां जैसे जलकुंभी, अमेज़न बेसिन का मूल निवासी, विश्व का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार है। यह सुपोषित जल निकाय में प्रचुर मात्रा में बढ़ता है और प्रदूषित जल के ठहराव तथा निकायों को ऑक्सीजन की निकासी कारण पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन पैदा करता है। गंगा नदी प्रदूषण विभिन्न शहरी औद्योगिक क्षेत्रों में हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता में उत्पन्न लगभग पूरा अपशिष्ट एक औद्योगिक अपशिष्ट गंगा नदी में गंगा नदी को प्रदूषित करता है। और ठीक है, जल प्रदूषण के प्रभाव है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, पता ही होगा। और पर्यावरण पर प्रभाव, जलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। सुपोषण क्या है? यूट्रोफिकेशन, यह विभिन्न प्रदूषक तत्वों के साथ जल निकायों को अत्यधिक समृद्ध करने की प्रक्रिया है। इसके परिणामस्वरूप सरल वनस्पति जीवन की प्रचुर वृद्धि होती है और जो अंततः समुद्री घास और वन्य जीवों के लिए ऑक्सीजन रहित स्थिति उत्पन्न करती है। प्राकृतिक सुपोषण है, प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से जल निकायों का अत्यधिक लेकिन क्रमिक संवर्धन होता है। कल्चरल सुपोषण है, यह मानवीय गतिविधियों और उनके परिणाम स्वरूप उम्र बढ़ने की घटना के कारण झीलों में तेजी से पोषक तत्वों के संवर्धन की प्रक्रिया है। सुपोषण के कारण खाद्य श्रृंखलाएं ध्वस्त हो जाती हैं और नई प्रजातियों का आक्रमण होता है और मीठे जल की झीलें नष्ट हो जाती हैं और गंदगी, शैवाल प्रस्फुटन के कारण प्रवाल भित्तियों का विनाश होता है। शैवाल प्रस्फुटन सूर्य कारण प्रवेश को बाधित करता है। पादप प्लवक की आबादी को शैवाल प्रस्फुटन कहा जाता है। जैसे आप तालाब वालाब के ऊपर देखते हैं ना, काई लग जाती है, हरा हरा जीव दीप्ति, ये सब चीजें हैं। समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक वगैरह जो समुद्र में डाले जाते हैं, स्थलीय पता होगा, कहीं भी थूक देना, कहीं विषाक्तता और प्लास्टिक वगैरह कारण होता है। जलवायु प्रदूषण पता ही होगा आपको, और जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस सब निकलना। आर्द्रभूमि पर क्या है? प्रदूषण, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है, आवास नष्ट हो जाते हैं, वित्त कमी हो जाती है, ये सब होते हैं। और उसके बाद है भूजल प्रदूषण। संदूषित सतही जल जल मृतों में रिश्ता रहता है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ फैलते हैं। कीटनाशक और देसी जैसे कीटनाशक छिड़काव वगैरह से भूजल प्रदूषण होता है। तो आपको पता होगा, देश में भूजल संसाधन विकास और प्रबंधन को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसका गठन 1970 में तत्कालीन मिस्टर नलकूप संगठन का नाम बदलकर किया गया था। केंद्रीय भूजल बोर्ड 1997 में देश के भूजल के विकास और प्रबंधन को विनियमित करने के नियंत्रण के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। जलभृत, जलभृत चट्टान और तलछट पर एक पिंड है जो भूजल को संग्रहित करता है। भूजल शब्द का प्रयोग उस वर्षा को वर्णित करने के लिए किया जाता है जो सतह से प्रेम मृदा में रिसकर जमीन के नीचे खाली स्थानों में एकत्र हो जाती है। अंतर्देशीय लवणता है, प्रभावित क्षेत्र है, स्रोत का कारण है, निवारण विकल्प है। राजस्थान, जिसे अंतर्देशीय लवणता में है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु। स्रोत के कारण है प्राकृतिक लवणता, भूजल पर विचार किए बिना सतही जल सिंचाई, जल भराव, वाष्पीकरण। इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस, आयन विनिमय, जल प्रबंधन एक विकल्प मतलब उपाय कर सकते हैं। तटीय लवणता में गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी है।
ये समुद्री जल प्रवेश सहवर्ती जल नमक मैदानों में निच्छालन अवहन नहरें के कारण होती है। इसमें भी रिवर्स ऑस्मोसिस आयन विनिमय मीठे जल भंडारों से निकासी को नियंत्रित किया जा सकता है। फ्लोराइड है आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में। इसमें भूगर्भिक उत्पत्ति चट्टान में क्लोराइड खनिज की मात्रा बढ़ी रहती है। अधिशोषण, आयन विनिमय और नालकोंडा तकनीक रिवर्स ऑस्मोसिस से इसके उपाय कर सकते हैं। आर्सेनिक पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ है। ये भूगर्भिक स्रोत अवसादी चट्टानें ज्वालामुखी जैसे छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ कोटर भ्रष्ट क्षेत्र में होता है। इसमें आर्सेनिक मुक्त जल भृतों से भूजल सतही जल का उपयोग सतही जल के तरल तनुकरण का शोषण सब किया जा सकता है। नाइट्रेट में जलोढ़ मैदान भारत भर में गहन कृषि के क्षेत्र। इसमें उर्वरक, सेप्टिक प्रणाली, पशुधन, खाद, सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन के क्षालन से रोकथाम कर सकते हैं। भूजल में यूरेनियम प्रदूषण WHO के मानक है 30 माइक्रोग्राम लीटर और ERB मानक है 60 माइक्रोग्राम प्रति लीटर और शीर्ष राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और दिल्ली, राजस्थान और शीर्ष राज्य में जो 60 माइक्रोग्राम से ज़्यादा है वो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, राजस्थान। प्रभावित जिले हैं 18 राज्यों में 151 जिले हैं। स्वास्थ्य जोखिम में गुर्दे की विषाक्तता, संभावित कैंसर का खतरा और उपचार के तरीके हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जल्दी पृथक्करण, स्कंदन और वर्षा। भूजल स्तर की निगरानी और स्थिति नवंबर 2022 में। निगरानी आवृत्ति है साल में 4 बार मार्च, मई, अगस्त, नवंबर, जनवरी और 5 MBGL जल तक स्तर वाले कुएं हैं। 67.2% निगरानी किए गए कुएं हैं। दीर्घकालिक उतार चढ़ाव में ये सब देख लीजिएगा। प्रमुख सरकारी पहले कार्यक्रम है जल शक्ति अभियान है। जल संकट वाले ब्लॉकों के लिए 2019 शुरू किया गया। वर्षा जल संचय पर ध्यान देने वाला 2021 से 23 में देश भर में विस्तार किया गया है। अमृत सरोवर मिशन है आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रति जिले में 75 जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए 24 अप्रैल 2022 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ये अमृत सरोवर हो गया और अटल भूजल योजना भूजल के सतत प्रबंधन के लिए गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 600 करोड़ रुपए की योजना है। CGWA विनिमय ये पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत भूजल निष्कर्षण को नियंत्रित एवं संदर्भित करता है। और राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण है 25.15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कवर किया गया है। और कृत्रिम रिचार्ज के लिए मास्टर प्लान है 185 BCM जल के दोहन के लिए 1.42 करोड़ पुनर्भरण संरचनाओं की परिकल्पना की गई है। मॉडल भवन उपनयन है 2016 का 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर भवनों के लिए वर्षा जल संचय अनिवार्य किया गया। भूजल आकलन है केंद्रीय स्तर के विशेषज्ञ समूह द्वारा समय समय निगरानी की जाती है। भूजल का अत्यधिक दोहन 2018 से 22 वर्ष 2018 में अतिदोहित इकाइयां हैं 6,881 से 1,186 17%। 25% अधिक अतिदोहित इकाइयों वाले राज्य हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। 2022 में 7,089 की 1,006 इकाइयां 14% हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु की। पंजाब की अतिदोहित इकाइयां हैं 43.68%, 2018 में 39.7%, 2022 में 76.47 अतिदोहन इकाइयां 2022 में। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। ठीक है, जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय हैं जैविक उपचार है। मृदा जल संदूषण, प्रदूषण या अवांछित पदार्थों को हटाने के लिए जीवित जीवों का उपयोग किया जाता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करके सूक्ष्मजीव विशेष रूप से जैव उपचार के लिए निर्मित किया जाता है। इन सिटू जैव उपचार क्या है? बायोवेटिंग है जिसमें दूषित मृदा में कुओं के माध्यम से पोषक तत्वों की आपूर्ति जिसकी बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। बायोस्पॉर्जिंग ये भूजल में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाने और बैक्टीरिया द्वारा दूषित पदार्थों के जैविक क्षरण की दर को बढ़ाने के लिए स्तर में काम करता है। जैव संवर्धन क्षरण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवों को दूषित स्थल पर आयात किया जाता है। और एक सीटों में क्या किया जाता है? लैंड फॉर्मिंग दूषित मृदा को तैयार क्यारी पर फैला दिया जाता है और इसे नियमित रूप से जोता जाता है ताकि उसमें हवा आए तथा सूक्ष्मजीव गतिविधियां बढ़े और सूक्ष्मजीव मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर दें, अंततः स्वच्छ बना देते हैं। बायोरिएक्टर किया जाता है, कंपोस्ट बनाना, ये सब चीजें होती हैं। मानवीय और एरोबोटिक निम्नीकरण के अंतर मध्य
एरोबिक निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण और वायवीय जैव निम्नीकरण। एरोबिक में है 99% से अधिक रोगजनक निष्क्रियता, पूर्ण वायवीय स्थितियाँ होती हैं, कीचड़ का उत्पादन काफ़ी कम होता है, एक बार का जीवाणु संरोपण पर्याप्त है, न्यूनतम रखरखाव और कोई आवर्ती लागत नहीं होती है। वायवीय में अधूरे वातन के कारण दुर्गंध आती है। बलपूर्वक वातन आवश्यक है जो ऊर्जा ऊर्जा गहन होता है, भारी मात्रा में कीचड़ उत्पन्न होता है, बैक्टीरिया को बार-बार प्रवेश कराने की आवश्यकता होती है, रखरखाव आवर्ती लागत अधिक होता है। ठीक है? घरेलू उपायों के सीवेज जल उपचार है, स्कंदन है, निस्पंदन है, फिल्ट्रेशन है, कीटाणु शोधन है, दवाओं वगैरह का यूज़ करके, फ्लोराइडेशन है और पीएच सुधार कर सकते हैं। पाइपलाइन में जंग को कम करने के लिए पीएच को समायोजित करने के लिए प्राकृतिक से मृदु जल को स्थिर करके फ़िल्टर किए जाते हैं। चूना मिलाया जाता है इसमें। आयरन को हटाना, इसमें 20 आयरन के लिए 0.3 मिलीग्राम लीटर की वांछनीय सीमा निर्धारित की जाती है। और है आर्सेनिक को हटाना, बीआईएस द्वारा निर्धारित आर्सेनिक की वांछनीय सीमा को 0.05 मिलीग्राम लीटर, इसे हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है भारत और भारतीय नदी प्रणाली में जल प्रदूषण नियंत्रण उपाय। इसमें जो है इसको भारत सरकार जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत जल संसाधन की सुरक्षा करती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से जल की गुणवत्ता का निर्धारण सर्वोत्तम होता है। इसमें गुलित ऑक्सीजन और जैविक ऑक्सीजन मांग और कुल कोलिफॉर्म, मुक्त अमोनिया, विद्युत चालकता और आदि जैसे मानदंड शामिल हैं। ये वर्गीकरण जल गुणवत्ता प्रबंधकों और योजनाकारों के जल गुणवत्ता लक्ष्यों को निर्धारित करने और गुणवत्ता पुनर्स्थापन कार्यक्रम की जरूरतों और प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करते हैं। प्रमुख नदी जल संरक्षण पहले हैं गैप गंगा कार्य योजना 1985 में पर्यावरण जल मंत्रालय वन मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई। यह आंशिक रूप से सफल रही है, 2002 में बंद कर दी गई, जिससे जल गुणवत्ता में महत्वपूर्ण बदलाव आया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना नदी को स्नान योग्य गुणवत्ता मानकों पर लाने के लिए लागत साझाकरण के आधार पर राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय तकनीकी प्रदान करता है। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में इसी नदियों के प्रदूषण के प्रभावित उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा संरक्षण एवं कार्यकल्प दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ थे सीवरेज उपचार और संरचना और नदी विकास, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता, वन रोपण, जन जागरूकता, ये सब है। स्वच्छ गंगा निधि है, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत 2014 में एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था। यह निवासी भारतीय, अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल निवासी व्यक्तियों कॉर्पोरेट्स को गंगा नदी के संरक्षण में योगदान करने की अनुमति देता है। राष्ट्रीय गंगा परिषद है, गंगा नदी कार्यकल्प संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण 2016 में स्थापित किया। इसमें राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का स्थान लिया है। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन 2014, ये इसे पेयजल स्वच्छता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को खुले शौच से मुक्त बनाकर सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। स्वच्छ भारत मिशन सेकेंड है, यह खुले में मुक्त शौच पर केंद्रित है, जिसमें ओडीएफ स्थिरता तथा ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन ओडीएफ प्लस को मनरेगा के साथ जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है अपशिष्ट और अन्य पदार्थों की डंपिंग द्वारा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर लंदन सम्मेलन 1996 प्रोटोकॉल द्वारा प्रतिस्थापित है। डंपिंग क्या है? जहाजों, विमानों, प्लेटफॉर्मों और अन्य मानव निर्मित संरचनाओं से निकले अपशिष्टों, अन्य सामग्रियों का समुद्र में जानबूझकर निपटान करना डंपिंग कहलाता है। 1996 प्रोटोकॉल, ये विधेयक 1972 में सम्मेलन में स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। यह समुद्र में फेंके गए अपशिष्ट को नुकसान पहुंचाने वाले संभावना होने पर उचित निवारक उपाय का आह्वान करता है, भले ही इनमें इनपुट और प्रभाव के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक सबूत न हो। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा, संरक्षण और पर्यावरण प्रदर्शन के लिए वैश्विक मानक निर्धारण प्राधिकरण, इसका मुख्यालय यूके में है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण में संगठन की गतिविधियां समन्वय के लिए जिम्मेदार और इसके उपाय में आकस्मिक प्रचालन में तेल प्रदूषण शामिल है। बंकर सम्मेलन है, इस सम्मेलन के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि तेल रिसाव के कारण नुकसान उठाने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध हो। बैलास्ट जल प्रबंधन सम्मेलन, इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का उद्देश्य हानिकारक जलीय जीवों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बैलास्ट जल के माध्यम से फैलने से रोकने से संभावित रूप से आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रसार से महत्वपूर्ण वाहक माना जाता है।
क्षेत्रीय तेल रिसाव आकस्मिक योजना इसे दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है, ताकि बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका के आसपास समुद्र में प्रदूषण को घटनाओं को निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आपसी सहायता की सुविधा मिल सके। जल संरक्षण भारत की जल स्थिति है। विश्व की 16% आबादी, वैश्विक क्षेत्रफल 2.5 के साथ भारत के पास विश्व के जल संसाधनों का सिर्फ 4% हिस्सा है। कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां सिंधु, कृष्णा, कावेरी, सुवर्णरेखा, पेन्नार, माही, साबरमती, लूनी सहित नदियों में बेसिनों से जल संकट की स्थिति प्राप्त है। प्रति व्यक्ति जल स्थिति CWC के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति उपलब्धता वर्ष 2025 में 1434 क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष से घटकर 2050 में 1229 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। जल तनाव की स्थिति है 1700 क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष और जल की कमी है लगभग सबसे अधिक 100 क्यूबिक मीटर व्यक्ति कम। नेक्स्ट है भारत की भूजल स्थिति, यूपीएससी 2020 में पूछा था। इसके अनुसार वार्षिक पुनः पूर्ति योग्य भूजल संसाधन 432 बीसीएम है, जिसमें 393 बीसीएम वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल उपलब्धता है। वर्तमान वार्षिक निष्कर्षण 249 बीसीएम है, जिसका सबसे बड़ा उपयोगकर्ता सिंचाई क्षेत्र है। भारत ग्रामीण जल आपूर्ति का लगभग 85% भूजल पर निर्भर है। सरकार द्वारा किए गए उपाय है जल राज्य का विषय, इसलिए अक्सर जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए जाते हैं तथा केंद्र सरकार इस प्रयासों में सहयोग करती है। जैसे कि सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए। अटल भूजल योजना है, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान 257 जिलों में 1592 जल तनावग्रस्त ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित करेगा। जल जीवन मिशन है, नाबार्ड के तहत सूक्ष्म सिंचाई निधि, ये सब है। वर्षा जल संचय जल निकायों के कायाकल्प भूजल के पुनर्भरण के संबंधित परियोजनाएं हैं। तो इसमें जल कायाकल्प MOHUA द्वारा कार्यकल्प और शहरी विकास परिवर्तन का अटल मिशन है। अमृत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। केंद्रीय भूजल बोर्ड है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, ये सब है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की शक्तियां कार्य देखेंगे। पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत शक्तियों का प्रयोग, धन प्रावधानों का प्रयोग देश में भूजल के विनियमन और नियंत्रण, प्रबंधन तथा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अनिवार्य वर्षा जल संचयन के लिए निर्देश देता है। तो केंद्रीय जल आयोग इसकी स्थापना पर 1945 में हुई थी। ये एक तकनीकी संगठन है जो जल शक्ति मंत्रालय के हिस्से के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय जल वृत्त मानचित्रण प्रबंधन कार्यक्रम जल संसाधन विभाग की केंद्रीय क्षेत्र योजना, इसका उद्देश्य जल वृत्त और जल उपलब्धता को रेखांकित करना है। राष्ट्रीय जल विज्ञानी परियोजना अखिल भारतीय विश्व बैंक के सहायता प्राप्त केंद्रीय जल क्षेत्र की योजना, इसमें राज्यों को 100% अनुदान दिया जाता है। स्पंज शहर अवधारणा, ये एक विशेष प्रकार के शहर को इंगित करता है जिसमें जल का संरक्षण प्लस भंडारण पुनर्भरण अस्थायी रूप से उपयोग किया जाता है। स्पंज शहर एक कार्यक्रम प्रणाली है जो स्पंज की तरह काम करती है और वर्षा जल को शोषित करती है। ध्वनि प्रदूषण या वांछित ध्वनि को मानव कान के लिए परेशानी, जलन और दर्द का कारण बनती है, शोर कहलाती है। इसे शोरगुल को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट है मापक यंत्र। मापक यंत्र ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, जो ध्वनि के प्रबल को इंगित करता है। WHO के अनुसार इष्टतम शोर स्तर में 45 dB और रात में 25 dB है। मानव कान 85 dB तक शोर स्तर को सहन कर सकता है और इससे अधिक शोर सुनने की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। 80 से ज्यादा dB जोरदार, खतरनाक और 100 से 125 dB असुविधाजनक है। भारत में अन्य शोर स्तर देखेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में दिन का 75%, रात का 70%, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65% और रात का 55 होता है। आवासीय क्षेत्र में 55 होता है दिन का और रात का होता है 45, और शांत क्षेत्र में 50 दिन का होता है, 40 रात्रि का। और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानून पूर्व है वायु अधिनियम 1981 का, वर्तमान पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 है। मोटर वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डीजल जनरेटर और कुछ निर्माण उपकरणों के लिए शोर मानक पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है उद्योग में निकलने वाले शोर को वायु प्रदूषण अधिनियम के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण है पृथ्वी के पर्यावरण प्लास्टिक की वस्तुओं और कणों का संचय मनुष्य, वन्यजीवों और आवास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसे प्लास्टिक प्रदूषण कहते हैं। इसके प्रकार हैं माइक्रोप्लास्टिक, छोटे कण के होते हैं, 5 मिमी से कम होते हैं, 1 माइक्रोमीटर से अधिक होते हैं। यह विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं जिनमें बड़े प्लास्टिक मलबे का विघटन भी शामिल है।
इनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिक स्क्रबर्स, वस्त्रों में माइक्रोफाइबर और प्लास्टिक विनिर्माण प्रक्रिया में वर्जित रेजिन प्लेटलेट्स का उपयोग किया जाता है। और बाजार में मिलने वाली च्युइंगम पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत माने जाते हैं। कई च्युइंगम उत्पादों में प्लास्टिक का उपयोग के आधार के रूप में यूज किया जाता है। माइक्रोबिट्स होते हैं, ये 0.1 माइक्रोग्राम से कम और 5 से ज़्यादा होते हैं। इसमें बहुत छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें स्वास्थ्य सौंदर्य उत्पादों में लाया जाता है, जैसे क्लींजर, टूथपेस्ट। माइक्रोबिट्स प्रदूषण में मुख्य योजनकर्ता में एक नियमित प्लास्टिक कचरा है जिसका उपयोग 90% पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। नैनोप्लास्टिक 1000 नैनोमीटर से भी छोटे प्लास्टिक कण होते हैं। ये शारीरिक बाधाओं को पार कर जीवों में उनकी खास श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। प्राथमिक नैनोप्लास्टिक का इनका उपयोग जानबूझकर उत्पादन किया जाता है और उनमें सौंदर्य प्रसाधन, वॉशिंग पाउडर और अनुसंधान का निदान होता है। द्वितीयक नैनोप्लास्टिक में पर्यावरण, विशेष रूप से नदियों, महासागरों में प्लास्टिक के टुकड़े के रूप में विखंडन से बनते हैं। उपयोग के लिए जानवर प्लास्टिक में देखेंगे, प्लास्टिक के प्रकार है, समान उपयोग है, पुनर्चक्रण है। देखिए पाइली इथिलीन टेरेप्थलेट, इसका यूज जल की बोतलें, शीतल पेयजल बोतलें, खाद्य पैकेजिंग में होता है। फाइबर कंटेनर आसानी से पुनर्चक्रित हो जाता है। उच्च घनत्व पॉलीइथिलीन, तो इसके दूध के जग, डिटर्जेंट की बोतल, किराने की थैलियाँ, इनको पाइप प्लास्टिक लंबन में पुनर्चक्रित किया जा सकता है। पॉलीविनाइल होता है, पाइप विनाइल, फ्लोरीन, खिलौना, सावर के पर्दे, ये सब होते हैं। ये विषैले योजक के कारण या शायद ही कभी पुनर्चक्रित होते हों। और निम्न घनत्व पॉलीइथिलीन है, प्लास्टिक की थैलियाँ सिकुड़ने वाले आउटर स्क्वीजेबल बोतल होता है। इसे पुनर्चक्रण कारण पुस्किल लाइनर, टाइल्स आदि में उपयोग किया जाता है। पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन दही के कंटेनर, बोतल के ढक्कन, स्ट्रॉ, दवा की बोतलों में होता है। ये ट्रे केबल लाइट में पुनर्चक्रित होते हैं। पॉलीस्टाइरीन, ये डिस्पोजल कप, प्लेट, खाद्य ट्रे, अंडे के डिब्बे में होते हैं। पुनर्चक्रण करना कठिन है। इंसुलेशन पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभाव, स्वास्थ्य और जीवन पर प्रभाव पड़ता है। कैंसर, रसायन विषाक्तताओं, प्रजनन संबंधी, तंत्रिका संबंधी, प्रतिरक्षा संबंधी विकार पैदा करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक के महीन कण पीने के जल, रक्त धमनियों में जमा प्लाक में पाए जाते हैं जिससे हृदयाघात, स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं होती हैं। प्लास्टिक में वायु में विषाक्त पदार्थ निकलते हैं जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। पर्यावरण प्रभाव, प्लास्टिक उत्पादन से होने वाले प्राथमिक उत्सर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेनॉल, एथिलीन ऑक्साइड, ये सब होते हैं। भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट की स्थितियाँ क्या हैं? भारत में विश्व में सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषक देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। सालाना 9.3 मिलियन टन उत्सर्जित करता है, जो वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा है। 3.5 मिलियन टन उत्सर्जन के साथ नाइजीरिया तथा 3.5 मिलियन मीट्रिक टन उत्सर्जन के साथ इंडोनेशिया विश्व में प्लास्टिक अपशिष्ट के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट पर अंकुश लगाने का उपाय, वर्तमान समय में भारत अपने प्लास्टिक कचरे केवल 60% से ही एकत्रित करता है तथा शेष 40% पर्यावरण में प्रवेश कर जाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, इसने प्लास्टिक अपशिष्ट नियम 2011 को प्रतिस्थापित कर दिया तथा इसके नियमों को ग्रामीण क्षेत्रों पर विस्तारित कर दिया गया, जो पहले केवल नागरिक क्षेत्रों, नगर पालिका क्षेत्रों तक ही लागू था। प्लास्टिक जो कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 40 से बढ़ाकर 50 माइक्रोन कर दी गई है और विस्तारित उत्पादन की जिम्मेदारी अपशिष्ट प्रबंधन और संग्रहण प्रणाली में उत्पादों, जनरेटरों और ब्रांड मालिकों पर जिम्मेदारी डाली है। नेक्स्ट है, विक्रेताओं को पूर्व पंजीकरण के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क संग्रहण प्रावधान किया गया है। जिम्मेदार संस्थान, स्थानीय निकायों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, संचालन एवं समन्वय संबंधी कार्यों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। प्लास्टिक कचरे का पुनः उपयोग, निर्माण, सड़क निर्माण अपशिष्ट, तेल और अपशिष्ट से ऊर्जा में प्लास्टिक पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलेगा। 2018 संशोधन केवल गैर पुनर्चक्रीय या गैर ऊर्जा पुनः प्राप्ति योग्य या बिना किसी वैकल्पिक उपयोग वाले एमएलपी चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 से जुलाई 2022 में चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक और अधिक कूड़ा वस्तुओं का प्रतिबंधित प्लास्टिक की सीपीसीबी सूची, ईयरबड्स, गुब्बारे, कैंडी और आइसक्रीम इस्तेमाल होने वाले हैं। ये सब बहुत सारे हैं। प्लास्टिक के विकल्प हैं, कांच, खोई, गन्ने के चुकंदर से बने गुदे और बायोप्लास्टिक, प्राकृतिक वस्त्र, ये सब यूज करना चाहिए। और सड़क निर्माण हेतु प्लास्टिक कचरे का उपयोग करना चाहिए।
और ठोस अपशिष्ट देखेंगे, इसके अंदर कचरा निर्माण, मलबा, अपशिष्ट उपचार, संयंत्रों से निकलने वाले कीचड़, औद्योगिक वाणिज्यिक खनन, कृषि कार्य तथा घरेलू एवं सार्वजनिक गतिविधियों से निकलने वाले ठोस पदार्थ शामिल होते हैं। नगरीय ठोस में आ जाता है प्लास्टिक, रबर, चमड़ा, कपड़ा, ये सब। और ठोस अपशिष्ट के स्रोत हैं ताप विद्युत संयंत्र, कोयला, राख, फ्लाई ऐश और एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र में ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का उत्पादन करती है। और नेक्स्ट है एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता जैसे अलौह उद्योग, लाल मृदा, ईंट, हल्के एग्रीगेंट, छत की टाइल्सों आदि में निर्माण सामग्री के रूप में। चीनी उद्योग, प्रेस मड और लुगदी, कागज में चूना, मृदा, ये सब चीजें हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां सब तो है, उर्वरक संबंधी सब है। नेक्स्ट है खुले में डंप, जैसे विवरण और मुख्य विशेष चुनौतियां क्या है। खुले क्षेत्र में छोड़ा गया अनउपचारित खुला अपशिष्ट होता है। अपशिष्ट को कोई उपचार नहीं, पर्यावरण के लिए खतरा होता है। लैंडफिल, कचरे को जमीन में गड्ढे में डाल दिया जाता है। लैंडफिल भर जाने के बाद उसे मृदा से ढक दिया जाता है। बाद में उपयोग योग्य भूमि जैसे पार्किंग स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। सैनिटरी लैंडफिल है उचित अपशिष्ट रोकथाम के साथ लैंडफिल का उचित अधिक स्वच्छ संकरण। निर्माण में महंगा, नियमित लैंडफिल की तुलना में अधिक नियंत्रित होता है। भस्मीकरण संयंत्र, कचरे को बड़ी भट्टियों में उस तापमान पर जलाया जाता है। पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को जलाने से पहले अलग कर लिया जाता है। वायु और जल प्रदूषण जहरीली राख पैदा करता है, जिसका उपयोग संक्रामक कचरे के रूप में किया जाता है। पायरोलॉसिस है, 2019 में पूछा गया था। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नियंत्रित ऑक्सीजन स्तर के साथ दहन, टार और अल्कोहल और ईंधन जैसे उत्पादों का उत्पादन। भस्मीकरण के विकल्प में उपयोगी वायु उत्पाद प्राप्त होते हैं। प्लाज्मा गैसीकरण, उच्च तापमान प्रक्रिया कार्बनिक अपशिष्ट को सिंथेटिक गैस में परिवर्तित कर देती है। कार्बनिक अपशिष्ट स्लैग बन जाता है। ये दहन की तुलना में अधिक स्वच्छ, विषाक्तता को कम करते हैं और लैंडफिलिंग से बचाता है। पुनर्चक्रण की जैव खनन, अयस्क या ठोस अपशिष्टों से धातुओं को निकालने के लिए जीवाणुओं या कवकों जैसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। धातु पुनर्प्राप्ति के लिए पर्यावरण पुनर्चक्रण तकनीक है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपाय है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, इसमें अपशिष्ट का पृथक्करण को 3 धाराओं में अलग किया जाता है। गीला अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट जैसे डायपर, नैपकिन, सफाई एजेंट, कंटेनर। अपशिष्ट हस्तांतरण, अलग किए गए कचरे को अधिकृत कूड़ा बीनने वाले कचरा संग्रहकर्ता स्थानीय निकाय को सौंप दिया जाना चाहिए। उपयोगकर्ता शुल्क दंड है। अपशिष्ट संग्रह सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क है। कूड़ा फैलाने, कचरे को अलग न करने का तत्काल जुर्माना। उपयोग किए गए सैनिटरी अपशिष्ट का निपटान करना चाहिए। निर्माता और ब्रांड मालिकों की जिम्मेदारी सब है। निम्नलिखित अपशिष्ट का प्रसंस्करण कर निपटान करना चाहिए। अवशिष्ट और अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट कचरे को स्थानीय अधिकारियों द्वारा नामित कचरा संग्रहकर्ता एजेंसी को सौंप दिया जाना चाहिए। अपशिष्ट ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। उचित सब्सिडी प्रोत्साहन प्रदान करना और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के बुनियादी ढांचे के निर्माण को सुगम बनाना चाहिए। मापदंडों संशोधन, लैंडफिल स्थल नदी से 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर, राजमार्गों, बस्तियों और सार्वजनिक पार्कों, जलापूर्ति कुओं से 500 मीटर तथा हवाई अड्डों, वायुसेना अड्डों से 20 किलोमीटर दूर होना चाहिए। खाद्य उपायों को बढ़ावा देना चाहिए। रसायन उर्वरक मंत्रालय को शहरी खाद्य बाजार विकास सहायता प्रदान करना चाहिए। जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 2016, 1998 नियमों के सुधार किया गया है। इसमें जैव चिकित्सा अपशिष्ट है, जिसमें मानव और पशु शारीरिक अपशिष्ट तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में प्रयोग किए जाने चाहिए। ठीक है। और प्रमुख क्षेत्र अधिकार है। नियम अस्पतालों से परे स्वास्थ्य सेवा गतिविधियों को कवर करते हैं, जिसमें टीकाकरण शिविर, रक्तदान शिविर और शल्य चिकित्सा शिविर शामिल हैं। मुख्य विशेषताएं, कॉलोनी युक्त प्लास्टिक बैग, दस्ताने और रक्त बैग को 2 साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। स्रोत पर है। पृथक्करण में सुधार लाने के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट की पहले से ही 10 श्रेणियों के स्थान पर 4 श्रेणियां कर दी गई। प्रयोगशाला अपशिष्ट, सूक्ष्मजीवी अपशिष्ट तथा रक्त के नमूनों का मौके पर ही विषक्रमण के माध्यम से पूर्व उपचार किया जाना चाहिए। अन्य उपाय है अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्किल। विश्व बैंक और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नई दिल्ली की सहायता से अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्किल छोटे मध्यम औद्योगिक समूहों को उनके औद्योगिक संयंत्रों में अपशिष्ट को कम करने में मदद करता है, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। लक्ष्य जीरो डंप साइट, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य शहर की लगभग 15,000 एकड़ भूमि पर फैले 16 करोड़ मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट डंप स्थलों का सुधार करना है और नए भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए शहरी परिदृश्य का कायाकल्प करना है।
खतरनाक अपशिष्ट में क्या आ जाता है? पर्यावरण मौजूद निर्मुक्त कोई भी पदार्थ जो सार्वजनिक स्थल और पर्यावरण के कल्याण को काफी नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें स्थायी कार्बन प्रदूषक है पीओपी। पर्यावरण बने रहने और रासायनिक खाद्य जाल के माध्यम से जैव संचय होता है और तथा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का जोखिम पैदा करते हैं। लंबी दूरी तक परिवहन की क्षमता, पारिस्थितिक तंत्र में जैव आवर्धन एवं जैव संचय की क्षमता के कार्य रसायन वैश्विक चिंता का विषय है। उदाहरण के लिए कई स्तनधारियों के स्तन के दूध में अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक के निशान पाए जाते हैं। मादाओं में स्तनपान के माध्यम से यौगिकों के संतान में हस्तांतरण के कारण सांद्रता कम हो जाती है। सबसे आम तौर पर पाए जाने वाले अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक हैं, जैसे डाइफेनाइल डाइक्लोरोइथेन डीडीटी का प्रारंभ व्यापक रूप से कीटनाशक रूप में उपयोग किया जाता था, बाद में इसे कार्बनिक प्रदूषक रूप में पहचाना गया। एंडोसल्फान, क्लोरोडेन, एंड्रीन, हेप्टाक्लोर कीटनाशक लकड़ी के संरक्षक रूप में उपयोग किए जाते थे। वर्ष 2011 में उच्चतम न्यायालय ने एंडोसल्फान के उत्पादन वितरण पर प्रतिबंध लगाया। हेक्साक्लोरबेंजीन, इसे कोकनासी भी कहते हैं, पॉलीक्लोरिनेट मैग्नीशियम डाइऑक्सीन, ये सब चीजें हैं। परफ्लोरोएल्काइन अम्ल, इसका उपयोग जल दाग प्रतिरोधी कोटिंग्स और प्रतिरोधात्मक में किया जाता है। इनका जीवन काल लंबा होता है और ये ग्लेशियरों में संग्रहित प्रमुख प्रदूषकों में से एक है। नेक्स्ट है स्थायी कार्बनिक प्रदूषक विनियमन नियम 2018। पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत एमओईएफसीसी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट वगैरह का इनके तहत कार्बनिक प्रदूषक का विनिमय नियम 2018 7 रसायनों के निर्माण, व्यापार, उपयोग, आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाते हैं। कौन से हैं वो? क्लोरडेकोन, हेक्साब्रोमोबाइफेनिल, हेक्साब्रोमोडिफेनिल ईथर और हाइब्रोब्रोमोडिफेनिल ईथर, ये सब है। और इसमें चौथा है टेट्रा ब्रोमिडेफेनिल ईथर और पेंटा ब्रोमोडिफेनिल ईथर है। और पांचवा है पेंटाक्लोरोबेंजीन है और छठवां है हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडेकेन है और सातवां है हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन। खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है पीओपी पर स्टॉक सम्मेलन 2004 में स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करने या प्रबंधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू की गई। यह महत्वपूर्ण सूचीबद्ध पदार्थ एंड्रीन, हेप्टाफ्लोर और हेक्साक्लोरबेंजीन एड्रीन पाली क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल डीडीटी के रूप में काम होता है। डीडीटी है। स्टॉक सम्मेलन के तहत अनुलग्न है। अनुलग्न 1 है समाप्त किए जाने वाले रसायन, अनुलग्न बी में है प्रतिबंधित किए जाने वाले रसायन और सी में है अनजाने उत्पादित और उत्सर्जित रसायनों को न्यूनतम करना। स्टॉकहोम सम्मेलन के कॉप में बिना किसी छूट के डीकोफोल को अनुलग्न ए में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन अनुलग्न ए में पीएफओए कुछ छूट के साथ सूचीबद्ध किया गया। ये है क्या? बेसल सम्मेलन 1995। बेसल प्रतिबंध संशोधन विकसित ज्यादातर ओईसीडी देशों की सूची के खतरनाक अपशिष्टों को विकासशील देशों की ओर प्रेषित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें पुनर्चक्रण के लिए निर्यात भी शामिल है। अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस, भारत, ब्राजील, मैक्सिको जैसे देशों ने अभी तक इस प्रतिबंध की पुष्टि नहीं की। बेसल सम्मेलन के लिए कॉप 14, इसमें प्लास्टिक कचरे को पूर्ण सूची सहमति प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कन्वेंशन में संशोधन किया गया है। हालांकि अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन वे समझौते में शामिल देशों में प्लास्टिक अपशिष्ट नहीं भेज सकते हैं। भारत ने पहले ही देश में ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बमाको सम्मेलन अफ्रीकी देशों की एक संधि है जो अफ्रीका में किसी भी खतरनाक अपशिष्ट आयात पर प्रतिबंध लगाती है। यह सम्मेलन सर्वप्रथम 1998 में आयोजित किया गया था। रॉटरडैम सम्मेलन 2004 है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कुछ खतरनाक रसायनों कीटनाशकों के लिए पूर्व सूची सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडैम सम्मेलन किया जाता है। एक बहुत अच्छी संधि है और अब समय सूचना के स्वतंत्र आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। खतरनाक रसायनों के निर्यातकों से उचित लेबलिंग एवं सुरक्षित हैंडलिंग का उपयोग करके किसी भी ज्ञात प्रतिबंध पर रोक के बारे में क्रेता को सूचित करने का आह्वान करता है और इसके तहत सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र निर्णय ले सकते हैं और संधि में सूचीबद्ध रसायनों के आयातों की अनुमति दी जाती है। रॉटरडैम सम्मेलन कॉप 9 दो नए रसायनों एक्सीटोक्लोर और हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडेकन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनिवार्य पीआईसी
प्रक्रिया में सूची में जोड़ा गया है। जहाजों के पुनर्चक्र का हांगकांग सम्मेलन, इस सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय संगठन और बेसल सम्मेलन के पक्षकारों के सहयोग में विकसित किया गया है तथा जहाज पुनर्चक्रण से संबंधित सभी मुद्दों पर समाधान किया जा सके। और भारत द्वारा विनियामक उपाय, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 खतरनाक अपशिष्ट को न्यूनतम करते हुए अपशिष्ट पुनर्चक्रण उपाय को बढ़ावा देना, खतरनाक अपशिष्ट को अन्य अपशिष्टों से अलग करना है, जैसे कि बेकार टायर, कागज अपशिष्ट, धातुओं का स्क्रैप और संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स पुनर्चक्रण का पुनः उपयोग संसाधन माना जाता है। नेक्स्ट है अपशिष्ट प्रबंधन प्राथमिकता क्रम है। मानकीकृत प्राथमिकता है रोकथाम, न्यूनीकरण, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति और सुरक्षित निपटान। तो मानक संचालन प्रक्रियाएं सब हैं। आयात निर्यात विनियम है, निश्चित है अंतिम निपटान के लिए खतरनाक अपशिष्ट का आयात अनुमत है, प्रक्रियात्मक नियमों का पालन करते हुए पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या उपयोग के लिए आयात। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण। एक अनुमान के अनुसार भारत प्रतिवर्ष प्रति गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लगभग 4 टन रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न करता है। और महत्वपूर्ण शब्दावली है रेडियोधर्मी का। ये कुछ तत्वों के परमाणु नाभिक के विघटन कारक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और गामा किरणों के स्वतः स्फूर्त उत्सर्जन की घटना है। रेडियोधर्मी प्रदूषण इसे पर्यावरण विकिरण के स्तर में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो मनुष्यों और वन्यजीवों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। रेडियोधर्मी की संदूषण सतहों, ठोसों, द्रवों, गैसों के भीतर रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति, जहाँ उनकी उपस्थिति अनपेक्षित है, वांछनीय हो। महत्वपूर्ण स्रोत हैं प्राकृतिक विकिरण, जो अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें और पृथ्वी की परपटी में मौजूद रेडियो न्यूक्लियोटाइड के निकलने वाली स्थलीय किरणें, जैसे रेडियम 224, यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232 एंड पोटेशियम 40 एंड कार्बन 14 आदि। विकिरण के गैर आयनित और विकिरण आयनित विकिरण देखेंगे। आयनित विकिरण इतना ऊर्जावान है कि परमाणुओं से कसकर बंधे इलेक्ट्रॉनों को हटाकर आयन बना सके, जैसे एक्सरे, गामा रे, अल्फा कण, बीटा कण है। जीवित कोशिकाओं डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है और कैंसर या आनुवंशिक उत्परिवर्तन कारण बन सकता है। गैर आयनित विकिरण है, विकिरण में परमाणुओं या अणुओं का आयनित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, यूवी विकिरण होते हैं। आमतौर पर इन्हें कम हानिकारक माना जाता है, लेकिन अत्यधिक संपर्क से ऊतकों में गर्माहट या त्वचा को नुकसान पहुंचता है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट के प्रकार है निम्न स्तरीय रेडियोधर्मी, जिसमें चिकित्सा अनुसंधान और रेडियो न्यूक्लियोटाइड के नागरिक अनुप्रयोग, बंद पड़े रिएक्टरों, प्राप्त सामग्री, रेडियोधर्मी सामग्री के साथ काम करने वाले, परमाणु प्रतिष्ठान में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा पहने जाने वाले सुरक्षात्मक कपड़े शामिल हैं। उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी अपशिष्ट है ये अपशिष्ट परमाणु ईंधन, छड़ों और अप्रचलित परमाणु हथियारों के परमाणु स्वरूप उत्पन्न करते हैं। आयनित विकिरण है, ये जीवों के अत्यधिक हानिकारक है, रासायनिक बंधनों को तोड़कर जीवित ऊतकों को नुकसान पहुंचाकर रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं। अल्पकालिक प्रभाव जल चयापचय में खराबी, मृत ऊतक और जीवों की मृत्यु खतरे बने होते हैं। दीर्घकालिक प्रभाव उत्परिवर्तन से ट्यूमर, कैंसर की घटनाएं बढ़ जाती हैं और जीवन काल छोटा हो जाता है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय हैं। वैश्विक उपाय है राष्ट्रीय विनियामक ढांचा, अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियां जैसे गहन भूगर्भीय निपटान, विकिरण निगरानी नेटवर्क के साथ इंजीनियर्स कंटेनमेंट सुविधाएं रेडियोधर्मी प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव से निपटने के लिए अपनाए गए कदम का हिस्सा। भारत के प्रयास, परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड यह सुरक्षा सुनिश्चित करने और रेडियोधर्मी प्रदूषण को रोकने के लिए परमाणु एवं विकिरण संबंधी गतिविधियों को नियमित कर उनकी निगरानी कम करता है। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट है त्यक्त और जीवन की अंतिम स्थिति में पहुंच चुके विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा कंप्यूटर उपकरण, घरेलू उपकरण, ऑडियो वीडियो उत्पाद व उनके सभी बाह्य उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के रूप में जाना जाता है। अगर इसे सुरक्षित भंडारण रखा जाए तो वैज्ञानिक तरीकों से पुनर्चक्रित किया जाए या औपचारिक क्षेत्र में भागों या संपूर्ण रूप से एक स्थान दूसरे स्थान पर लाया जाए तो खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर इसे वैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रित निपटाया जाए तो घातक साबित होता है। भारत में 2022 से 23 तक उत्पन्न कुल 1.6 MMT अपशिष्ट में केवल 32.9 को ही एकत्रित या नष्ट किया पुनर्चक्रित निपटान किया जाता है। प्रमुख अपशिष्ट घटक है पर्यावरण संबंधी समस्याएं, कैथोड रे ट्यूब, इसे कैडमियम, सीसा, बेरियम, निकल, भूजल से घुल जाते हैं। मुद्रित सर्किट बोर्ड स्विच है, ये डिसोल्डरिंग, खुले में जलाने कारण टिन, सीसा, ब्रोमीन युक्त डाइऑक्सीन, कैडमियम और पारे का वायुमंडलीय उत्सर्जन में नदियां निर्वहन होता है। बैटरियां हैं, बैटरी के प्रकार के आधार पर कैडमियम, सीसा, लिथियम, पारे, निकल आदि हैं।
ई अपशिष्ट प्रदूषक स्रोत और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव विवरण है। टोनर प्लास्टिक प्रिंटर कार्ट्रिज में काले और रंगीन टोनर पाए जाते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव श्वसन तंत्र में जलन पैदा करने वाला ब्लैक कार्बन एक कैंसरकारी पदार्थ है। पीवीसी है प्लास्टिक केबल कंप्यूटर हाउसिंग और मोल्डिंग क्लोरीनेटेड पीवीसी बेंजीन है और ये जलने पर उत्पन्न होने वाले डाइऑक्सिन अंतःस्रावी अवरोध है। थैलेट है प्लास्टिक विशेषकर पीवीसी के नरम करने के उपयोग किया जाता है। प्रजनन के लिए विषाक्त है। सामान्य अपशिष्ट है फास्फोरयोजक कैथोड गियर्ड ये ट्यूबों पर फास्फोर कोटिंग में जहरीली भारी धातुएं जैसे कैडमियम और अन्य दुर्लभ मृदा धातुएं होती हैं। उदाहरण के लिए एस्टामेंटियम योजक के रूप में लिथियम में है। पीवीसी स्टेबलाइजर लेजर एलईडी थर्मो इलेक्ट्रिक तत्व सर्किट बोर्ड आदि होते हैं। अम्ल होते हैं सर्किट बोर्ड में धातुओं को अलग करने के लिए सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। धुएं में संचारण क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जो श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं। प्लास्टिक के सर्किट बोर्ड कैबिनेट और केबलों में पाए जाने वाले पदार्थ कैंसरकारी हैं। बीएफआर ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स का उपयोग सर्किट बोर्ड केबल पीवीसी केबल में किया जाता है। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स कैंसरकारी ब्रोमिनेटेड डाइऑक्सिन और फ्यूरान उत्सर्जन करते हैं। ये पर्यावरण में क्षरण के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी और मनुष्यों और जीवों में संचित होने में सक्षम होते हैं। पीसीबी है क्लोरो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल इसका उपयोग ट्रांसफार्मर कैपेसिटर पेंट और प्लास्टिक को नरम करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। ई अपशिष्ट प्रबंधन के उपाय क्या हैं? इस ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 है। इसमें भारत सरकार ने 2011 में विस्तारित उत्पादन उत्तरदायित्व के आधार पर ई अपशिष्ट प्रबंधन का पर पहला कानून पारित किया। ई अपशिष्ट नियम 2016-2011 के नियमों का स्थान ले लिया। इसमें विशेषताएं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप और पारायुक्त लैंप सहित लगभग 21 से अधिक उत्पादों को ई अपशिष्ट नियम 2016 के दायरे में शामिल किया गया है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निर्माताओं, डीलरों और नवीकरणीय हेतु प्रतिबद्ध भागीदारों और निर्माता उत्तरदायित्व संगठनों को नियमों में अतिरिक्त हितधारक के रूप में शामिल किया गया है। निर्माताओं की जिम्मेदारी है उन्हें अनुशंसित तंत्र के साथ बेचे गए अपने उत्पादों को वापस लेना होगा और किसी भी ईद के निर्माण के दौरान उत्पन्न ई अपशिष्ट को एकत्र करना होगा और उसे पुनर्चक्रण निपटान के लिए चैनलाइज करना होगा। तो वित्त क्या है? ई अपशिष्ट का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों को द्वारा ईपीआर को लागू करने के लिए एक अतिरिक्त चैनल के रूप में ई अपशिष्ट एक्सचेंज, ई रिटेलर और निक्षेप वापसी योजना की स्थापना का विकल्प दिया गया है। ई अपशिष्ट आदान प्रदान को एक स्वतंत्र बाजार साधन के रूप में विकल्प के रूप में प्रदान किया गया है जो एजेंसियों संगठनों के बीच ईईएफ के जीवन काल के अंतर में उत्पन्न ई अपशिष्ट को बेचने और खरीदने के लिए सहायता प्रदान करता है। ई अपशिष्ट नियमों में 2019 और 2022 में और संशोधन किए गए हैं। इन अपशिष्टों के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। 2019 संशोधन ई अपशिष्ट पुनर्चक्र क्षेत्र औपचारिक बनाने के लिए उत्पन्न ई अपशिष्ट को अधिकृत विघटनकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं तक पहुंचना। नियमों में ईपीआर के प्रावधान के अंतर्गत संग्रहण लक्ष्यों को संशोधित किया गया तथा ऐसे नए उत्पादों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्होंने हाल ही में अपना विक्रय कार्य आरंभ किया है। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के कवरेज को 21 से बढ़ाकर 106 किया जाए और ई निर्माण में खतरनाक पदार्थों जैसे सीसा, पारा और कैडमियम के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाए जिसका मानव स्वास्थ्य पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लक्ष्य है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादकों को यह सुनिश्चित करना होगा यह 2023 तक उनके अपशिष्ट का कम कर 60% एकत्रित और पुनर्चक्रित किया जाए और 2024-2025 तक इसे 70% और 80% बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाए। पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुख्यतः उन कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाता है जो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। उत्तरदायित्व राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व की अपशिष्ट के निपटान और पुनर्चक्रण सुविधाओं के लिए स्थान निर्धारित करेगी। अंतिम उत्पाद को पुनर्चक्रित बनाया जाता है तथा निर्माताओं द्वारा बनाए गए घटक को एक दूसरे के साथ संगत बनाता है। सीपीसीबी बाजार में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक उपकरणों का
यादृच्छिक नमूना परीक्षण करेगा ताकि खतरनाक पदार्थों की कमी से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन की निगरानी और सत्यापन किया जाएगा। भारी धातु प्रदूषण तो जल की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च घनत्व वाले धातु तत्व भारी तत्व कहलाते हैं। एक सांद्रता वाले पर्यावरण, मनुष्यों और वन्य जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। जल में घुलनशील भारी धातु आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा, पारा, बेरियम, क्रोमियम, प्लैटिनम, पैलेडियम और चांदी होते हैं। इनमें अधिकांश जैविक अपघटन द्वारा विघटित नहीं होते हैं और जल संचयी जैव आवर्धित होते हैं, जिनमें खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित जीवों के लिए खतरा उत्पन्न होता है। धातु स्रोत और स्वास्थ्य पर प्रभाव। लेड है प्रमुख खनन, लेड एसिड बैटरी है, बैटरी पुनर्चक्रण, पेंट है, फ्लाई ऐश है, प्लास्टिक खिलौने हैं। लघु स्रोत है, लेड सोल्डर है वाले खाद्य डिब्बे हैं, लेड पाइप है, लेड युक्त पेट्रोल, कांच, आयुर्वेदिक दवाइयां, सौंदर्य प्रसाधन है। ई अपशिष्ट स्रोत है, लेड बैटरी, सौर पैनल, पीसीबी, पीवीसी और ट्रांजिस्टर, ग्लास पैनल, कंप्यूटर मॉनिटर, गास्केट है। स्वास्थ्य पर प्रभाव है, कैंसरकारी फेफड़े, गुर्दे पर बच्चों को तंत्रिका संबंधी क्षति होती, विकासात्मक मुद्दे, गर्भपात, मृत बच्चों का जन्म, सीसा विषाक्तता, न्यूरो डिजेनरेटिव रोग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्थिरता होती है, मातृ जोखिम, विकासात्मक रिप्रोग्रामिंग, अल्जाइमर का खतरा होता है। पारा से क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट, जीवाश्म ईंधन, धातु द्वारा अयस्क द्वारा होते हैं, मानव निर्मित खनन, कोयला दहन, सीमेंट, कास्टिक सोडा उत्पादन, ईएफसी स्रोत होते हैं। एलसीडी स्क्रीनिंग, सीएलसी, सीआरटी, बैटरी, थर्मल पावर, चिकित्सा उपकरण, रैम, मोबाइल फोन होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र फेफड़े, गुर्दे को नुकसान पहुंचाता है। पक्षाघात, अल्जाइमर अवसाद, अनुपस्थिति का कारण बनता है। सांस द्वारा अंदर लेना अधिक हानिकारक है क्योंकि यह शीघ्रता से मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। क्रोमियम 6 का उपयोग अनुपचारित और गैल्वेनाइज्ड स्टील प्लेटों, धातु आवरणों तथा कंप्यूटरों में प्लेट के संचारण संरचक के रूप में क्रोम टैनिंग में स्टील हाउसिंग के लिए सजावटी सख्त पदार्थ में किया जाता है। क्रोमियम या क्रोमियम 6 को सांस के जरिए अंदर लेने से लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचता है और ब्रोंकियल बीमारी हो जाती है। कैडमियम से होता है खनन, धातु कर्म संचालन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से होता है। उच्च रक्तचाप, यकृत, गुर्दे, छाती, फेफड़ों का कैंसर, टाइफाइड रोग, ये सब होता है कैडमियम से। ये स्रोत हैं इसके: सौर पैनल, बैटरी, पीसीबी, सीआरटी, एसएमटी, चिप्स और सेमीकंडक्टर। आर्सेनिक क्या होता है? तांबा, लोहा, चांदी है इसका। फ्लाई ऐश उर्वरक संयंत्र से तरल अपशिष्ट, अर्धचालक, डायोम और माइक्रोवेव एलईडी, सौर सेल आदि होते हैं। रक्त, नाखून, बाल जैसे शरीर के अंगों में आर्सेनिक का संचय होता है। घाव, त्वचा का रूखा होना, त्वचा का सुस्त तथा मोटा होना एवं अंततः त्वचा कैंसर जैसी बीमारी का कारण बनता है। एंटीमनी रहता है सोल्डर के ट्रेस घटक, बैटरियों के लिए सीसा, मिश्र धातु बियरिंग के लिए सीसा, तांबा, टीन धातु होता है। एंटीमनी डाइऑक्साइड एक संवाहक कैंसरोधी तत्व है। टीन के डिब्बे में संग्रहित संरचित खाद्य पदार्थ है। टीन ये चिड़चिड़ापन, अतिरिक्त टीन लीवर एवं किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। जस्ता है खनन, धातु प्रगलन, फ्लाई स्टील, पीतल, मिश्र धातु, डिस्पोजल और रिचार्जेबल बैटरी, चमकदार पदार्थ हास्य होता है। अतिरिक्त जिंक त्वचा में जलन पैदा करता है और फुसफुस प्रणालियों को प्रभावित करता है। बेरियम तेल और गैस उद्योग, पेंट, टाइल से और आतिशबाजी, हरे रंग के बेरियम नाइट्रेट और क्लोरेट में पाया जाता है। ये मतली मस्तिष्क में सूजन, मांसपेशी में कमजोरी, अनियमित हृदय गति, लकवा आदि करता है। बेरिलियम है पीसीबी मदरबोर्ड, मतलब तांबा बेरिलियम मिश्र धातु का उपयोग विद्युत चालकता बनाए रखने, कंटेनर को मजबूत करने के लिए किया जाता है। फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों की क्षति, दीर्घकाल तक घाव का ठीक से न भरना आदि है। मिनीमाता विषमय जापान में 60 के दशक में बड़े पैमाने पर पारा विषाक्तता देखी गई थी, जो मिठाई मरकरी की दूसरी मिनीमाता खाड़ी से मछली को खाने के कारण हुई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण, स्वास्थ्य, मानवजनित उत्सर्जन, मिनीमाता विषाक्त संबंधी भारी धातु के उत्सर्जन से बचाना है। भारतवर्ष ने 2018 मिनीमाता विषमय की पुष्टि की थी। और है औद्योगिक प्रदूषण पहलू है, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग हैं, अत्यधिक प्रदूषण परिणाम मिले उद्योग हैं और जल गलजर से हैं। परिभाषा उच्च प्रादुषकता के लिए एमओईएफसीसी द्वारा उद्योगों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। 1989 के नियमों द्वारा प्रतिदिन 100 किलोलीटर से अधिक अपशिष्ट जल छोड़े जाते हैं। जाने वाले खतरनाक रसायनों का उपयोग करके बनने वाले उद्योगों से होता है। उच्च जल खपत वाले उद्योग, ये सब है। औद्योगिक उत्सर्जन और अपशिष्ट निगरानी क्या है? तो प्रत्येक उद्योग और उनके अपशिष्ट उपचार संयंत्र, आउटलेट एक केंद्रीय निगरानी प्रणाली जुड़े होते हैं जो लगातार डेटा को पढ़ता है और एवं एसपीसीबी और सीपीसीबी को भेजता है। 2014 में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन अपशिष्ट निगरानी प्रणाली के माध्यम से निगरानी की जा रही है।
सभी उद्योगों के लिए 5 मानदंड प्रावधान है। बीओडी है, ऑक्सीजन जैविक ऑक्सीजन डिमांड है, कुल घुलित ठोस है, पीएच है, मान है और टीएसएस कुल निलंबित ठोस है। निगरानी किए गए पार्टिकुलेट मैटर पीएम है, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है। दंड का प्रावधान है, यदि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कोई संख्या स्वीकार सीमा से अधिक मिलती है तो वह उद्योग को नोटिस भेजा जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है। अत्यधिक प्रदूषण उद्योग प्रदूषक है, ताप विद्युत संयंत्र है। यूपीएससी 2011-20 दौरान पूछा था। दक्षता तकनीक है, भारत में अधिकांश जो है टीपीपी कम दक्षता के साथ काम करते हैं। इनमें फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर और प्रदूषण कम करने वाली तकनीक नहीं होती हैं। भारतीय कोयले में राख की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। प्रमुख प्रदूषक फ्लाई ऐश, कोयले के जलने से निकलने वाली राख हवा के माध्यम से तालाबों में फैल जाती है, जिसके गिरने के आसपास खेत पर सतही जल और भूजल में जहरीली भारी धातुएं अन्य प्रदूषक मिल जाते हैं। फ्लाई ऐश में विषाक्त भारी धातुएं हैं। फ्लाई ऐश में पारा, कैडमियम, आर्सेनिक, सीसा जस्ता हानिकारक धातुएं होती हैं। फ्लाई ऐश में अन्य प्रदूषक फ्लोराइड और सल्फर जैसे विषाक्त तत्व शामिल होते हैं। गैसीय प्रदूषक टीपीपी उत्सर्जन में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक शामिल होते हैं। जल प्रदूषण टीपीपी कोयला खदानों में एसिड माइन, ड्रेनेज, कूलिंग टावरों, राख प्रबंधन तथा गीले डिस्चार्ज को निकलने वाले अपशिष्टों के माध्यम से भारी धातु प्रदूषण में योगदान देते हैं। लौह एवं इस्पात उद्योग 2014 में पूछा था। ब्लास्ट फर्नेस में लौह अयस्क को गलाने में अवांछनीय अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। प्रमुख अशुद्धियां सल्फर, सीसा, ऑक्सीजन। ब्लास्ट फर्नेस में ईंधन कोयले की तुलना में सबसे कम अशुद्धियां होती हैं और लौह अयस्क के फ्लक्स, चूना पत्थर, सल्फर और अशुद्धियां को स्लैग बदल देती हैं। उत्पाद तरल स्लैग, तरल लोहा, पिग आयरन, गैस है, कैल्शियम सल्फाइड, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि ऑक्साइड जैसे अशुद्धियां भरा हुआ है। स्लैग का केवल एक छोटा प्रतिशत ही लैंडफिल में जाता है। सीमेंट है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में बने सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट से तुलना में बहुत कम पारगम्यता होती है और ये अधिक सतत होता है। इसका प्रयोग कंक्रीट, सीमेंट, क्लिंटर और डामर, कंक्रीट, डामर और सड़क के आधार पर एग्रीगेटर के रूप में किया जाता है। मृदा सुधार स्लैग के विघटन के क्षारीय उत्पाद उत्पन्न होता है। इसका उपयोग अपशिष्ट जल उपचार में धातुओं, सल्फेट और अतिरिक्त पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के बाहर निकालने के लिए किया जाता है। मृदा कंडीशनर फेरस स्लैग का उपयोग पीएच को संतुलित करने के लिए किया जाता है। वायु प्रदूषण कोयले में जलने वाले पीएम 2.5 और टीएम को कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन वाष्पीकरण, कार्बनिक यौगिक आदि के रूप में वायु प्रदूषण फैलाता है। मोनेटाइज है, जल प्रदूषण सब है। सीमेंट उद्योग में शामिल प्रक्रियाएं हैं। चूना पत्थर खदान में विस्फोट, क्रशिंग, निस्तापन, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए ग्राइंडिंग करना है। चूना पत्थर जो होता है सीमेंट में सबसे महत्वपूर्ण बाइंडर है। इसे कोयले का उपयोग करके भट्टियों में जो है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। ताप प्रगलन उद्योग है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, एनोड प्लेटों में तांबे को स्टेनलेस स्टील कैथोड प्लेट विद्युत अपघटनी द्वारा निक्षेपित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 99.99% ग्रेड वाला तांबा प्राप्त होता उत्पाद है। विद्युत अपघटनी को शोधन में उत्पन्न स्लाइम में सोना, चांदी, सेलेनियम, टेल्यूनियम और बहुमूल्य धातुएं होती हैं। इन धातुओं को स्लाइमन उपचार संयंत्र में प्राप्त किया जाता है। कॉपर स्लैग है, मुख्य रूप से अपघर्षक सतह ब्लास्ट क्लीनिंग के लिए उपयोग किया जाता है। प्रमुख उत्सर्जक प्रदूषक तांबे के संदर्शक स्लैग से अशुद्धियां के निच्छालन में रेडान, आयरन, आर्सेनिक, एंटीमनी, पारा, सीसा, कैडमियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, टिन, निकल, मैग्नीज और नाइट्रेट, फ्लोराइड आदि उत्सर्जित होते हैं। क्योंकि अधिकांश तांबे के सल्फर आधारित होते हैं, इसलिए प्रगलन की प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। जस्ता सीसा प्रगलन उद्योग तो क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन, जिंक स्टील का जंग से बचाने के लिए लेड की बैटरियों में किया जाता है। जिंक और लेड अक्सर सल्फाइड के रूप में एक साथ पाए जाते हैं। कच्चा माल जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड गैलेना स्थानांतरण में यूज होते हैं। शामिल प्रक्रियाएं हैं बेनिफिशिएशन, खदान के पास प्राप्त अयस्क से जस्ता सीसा का सांद्रण, रोस्टिंग, निच्छादन, शुद्धिकरण, इलेक्ट्रोवीनिंग। उप-उत्पाद सोना, चांदी और तांबा स्लाइग के रूप में एकत्र किए जाते हैं। दानेदार सीसा जस्ता स्लैग में मोर्टार और कंक्रीट में रेत के प्रतिस्थापन के लिए उपयुक्त कर आकार होते हैं। मुख्य वायु प्रदूषक होते हैं कड़ी का पदार्थ, लेड, जिंक, आर्सेनिक, एंटीमनी, कैडमियम, तांबा, पारा, धातु सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है अपशिष्ट जल स्रोत।
ये वैध विद्युत इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ, स्लाइम रिकवरी, हाइड्रोमेटलर्जी प्रक्रियाओं से विहित अम्ल शीतलन, जल वायु स्क्रबर आदि। एल्युमीनियम प्रगलन उद्योग है बेयर प्रक्रिया। खदान के पास बॉक्साइट ऐसे एल्युमीनियम को अलग करती है। बॉक्साइट के घुलनशील भाग को ऐसे को बहुत गर्म कास्टिक सोडा के संपर्क में लाकर हटाया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोलियम पेट्रोलियम उद्योग को अपस्ट्रीम और मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम खंडों में विभाजित किया गया है। अपस्ट्रीम में कच्चे तेल को खोज और खनन शामिल है और मिडस्ट्रीम में कच्चे तेल का भंडारण और परिवहन शामिल है, जबकि डाउनस्ट्रीम में रिफाइनिंग शामिल है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग आंशिक आसवन और उनके क्वाथनांक अंतर के आधार पर अलग रूपांतरण प्रक्रिया, अधिक मूल्यवान छोटे अणुओं में तोड़ना, उपचार, सल्फर, नाइट्रोजन, धातुओं जैसे अशुद्धियों को अलग करना है। वायु प्रदूषण कड़ी पदार्थ पीएम और CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, प्राकृतिक गैस और सीसा कैंसर जो है पैदा करने वाले बेंजीन प्रदूषक सहित आदि है। पेट्रोकेमिकल्स उद्योग में मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण से प्राप्त हाइड्रोकार्बन फीडस्टॉक और का उपयोग करके सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर एवं मध्यवर्ती सिंथेटिक डिटर्जेंट, मध्यवर्ती परफॉर्मेंस प्लास्टिक आदि का निर्माण शामिल है। फर्नेस ऑयल इसको पूछा गया था। फर्नेस ऑयल तेल रिफाइनरी का उत्पाद है। यह कुछ उद्योग फर्नेस ऑयल का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए करते हैं। फर्नेस ऑयल के उपयोग में पर्यावरण सल्फर उत्सर्जन होता है। उर्वरक उद्योग वायु प्रदूषण कड़ी पदार्थ अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और प्रिलिंग टावर यूरिया फ्यूल्स का निर्माण करते हैं। यूरिया धूल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जल प्रदूषण रिफाइनिंग संयंत्रों के भीतर जो है अपशिष्ट जल और तेल शेषों के निपटाने के लिए भूमिगत कुओं, तटीय जल में गहराई तक इंजेक्शन जैसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इन अपशिष्टों का कुछ हिस्सा जलभृतों और भूजल में संग्रहित किए जाते हैं। आसवनीय क्या होते हैं? आसवनीय उद्योग किण्वन और आसवन के माध्यम से अल्कोहल उत्पादन के लिए गन्ना, गुड़, अनाज, फल, चुकंदर, अन्य कृषि उत्पादों का उपयोग करते हैं। अल्कोहल रसायन, दवा, सौंदर्य प्रसाधन, पेय, खाद्य और इतर उद्योग का एक आवश्यक सामग्री है। जल प्रदूषण इथेनॉल किण्वन परिणाम स्वरूप उच्च तख्ती वाले तरल अपशिष्टों का उत्सर्जन होता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन यौगिक उच्च सांद्रता, निम्न पीएच, उच्च तापमान, अत्यधिक अपशिष्ट तथा उच्च लवणता होती है। कागज लुगदी उद्योग रेशेदार पदार्थ लुगदी, लकड़ी, खोई, फाइबर, फसलों बेकार कागज आदि सेलुलोज फाइबर को अलग करने के लिए तैयार किया जाने वाला है। कास्टिक सोडा होता है। ये पारा सेल और झिल्ली सेल प्रक्रिया का उपयोग करके लवणीय जल में घुला हुआ समान नमक, क्लोराल्कली का इलेक्ट्रोलिसिस आदि ये लुगदी और कागज, डिटर्जेंट, पैकेजिंग, कृषि, पर्यावरण संरक्षण तथा जल उपचार, वस्त्र आदि में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला होता है। चमड़े का कारखाना बीम हाउस संचालन बूचड़खानों में खाल निकालना, भिगोना और चूना लगाना और बालों को रासायनिक प्रक्रिया से घोलकर हटाना, चूना हटाना, खाद्य को अम्लीय अमोनियल लवण के साथ निष्क्रियता किया जाना, बैटिंग या प्यूटिंग, प्रोटीन को विघटित करने के लिए पिकलिंग, खाल की अम्लीयता को बढ़ाना और फिर उसमें क्रोमियम टैनिंग खाल में प्रेस कर जाता है। क्रोम टैनिंग एक कोलेजन में मुक्त कार्बोक्सिल समूहों के साथ क्रोमियम आयनों के क्रॉस लिंकेज पर आधारित यह चमड़े को बैक्टीरिया और तापमान के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। क्रोमियम युक्त ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल का निर्माण प्रमुख पर्यावरणीय समस्या उच्च कार्बनिक सामग्री जल वाला अपशिष्ट जल बीमा हाउस संचालन के निकलता है। वायु में उत्सर्जन मुख्यतः ऊर्जा के उपयोग और कार्बनिक विलायकों तथा रंगों, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया के उपयोग में संबंधित है। चूनी उद्योग है शामिल प्रक्रियाएं गन्ने, चुकंदर, कटाई, रस निकालकर निस्पंदन, क्रिस्टलीकरण और क्रिस्टल के जो है क्रिस्टल के सुखाना, चीनी आदि है। उप उत्पादक गन्ने के रस के निस्पंदन के दौरान उत्पादित प्रेस मड का उपयोग, उर्वरक, मृदा संशोधन, भौतिक गुणों को बेहतर बनाने के लिए इसमें डाली जाने वाली सामग्री। और वायु प्रदूषण फ्लाई, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन यौगिक सल्फेट और सल्फर और कार्बोनिफेरस का उपयोग करके गन्ने के शुद्धिकरण की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, चूना तथा कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिससे CO2 और SO2 का उत्पादन होता है। ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। गन्ने के अवशेषों को जलाने से न केवल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड,
मीथेन उत्सर्जन होती है, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक आदि सहित गैस उत्सर्जित जैसे ग्रीन हाउस पूर्ववर्ती भिन्न भी उत्पन्न होते हैं। जल संघन खेत में पकने के लिए 1 किलो गन्ने को 1500 से 2000 लीटर जल की आवश्यकता होती है। कटाई के बाद 1 टन गन्ने को कुचलने के लिए 15 से 2000 लीटर जल की आवश्यकता होती है, जिसमें लगभग 1000 लीटर अवशिष्ट जल उत्पन्न होता है। जल प्रदूषण अपशिष्ट जल में कार्बनिक प्रदूषण भार की उच्च मात्रा होती है, जिसमें विशेष रूप से निलंबित ठोस जैविक पदार्थ, प्रेस मड, बैगास आदि शामिल होते हैं। इसमें जैविक ऑक्सीजन मांग में वृद्धि होती है। कैलिफॉर्म बैक्टीरिया चीनी उद्योग अपशिष्ट में रोगजनक और कुलघुलित ठोस पदार्थ कार्बनिक रबड़ जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम नाइट्रेट की उच्च उपस्थिति का संकेत देते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 जो काफ़ी बड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।